प्रभो आनंद दाता जान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर है अगर तो मात पिता नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। प्रभु मिलते न बारंबार है। मिलते न बारंबार है। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम जीवन को प्रार्थनाओं से शुरू करें, हम अध्ययन को प्रार्थनाओं से शुरू करें, शुभ कार्यों को सदैव हम मंगलाचरण से शुरू करें। ये हमारी परंपरा रही है और इसलिए मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि जब कभी भी आप पढ़ने बैठे किसी न किसी सद्विचार से शुरुआत करें। आइए साथियों, और इन्हीं भावों के साथ एक बहुत अच्छे वाक्य के साथ आज के इस अद्भुत व्याख्यान को मैं शुरुआत करता हूं। सभी साथी जुड़ जाएं। मित्रों, अपठित गद्यांश और अलंकार रस के नहीं आएंगे, अपठित पद्यांश गद्यांश का आएंगे। अगली क्लास जो है अपठित गद्यांश पद्यांश की लेने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग है चलिएगा। चलिए मित्रों, तो यहां पर मैं शुरू करता हूं आज के इस व्याख्यान को और यहां से शुरू करते हैं हम। मित्रों, जीवन में देखिए, हम धीरे धीरे हर दिन नया होता है, हर सवेरा नया होता है, हर पल नवीन होता है हमारे जीवन के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आइए मैं एक बहुत शानदार वाक्य से आज के इस व्याख्यान को शुरुआत करता हूं। मित्रों, समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है इच्छा। इस संसार में कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक दिन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गए और हमारे उपनिषदों में भी ये आता है कि एको हम बहुश्याम। ब्रह्मा ने ये सोचा, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। ये जो इच्छा थी ब्रह्मा के हृदय की, ये समष्टि की इच्छा बनी और नानाविध सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वैसे ही किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो शुरुआती बिंदु जो है वो क्या है? इच्छा। उसको करने की, उस कार्य को करने की जो बलवती इच्छा होती है, बलवान इच्छा गलत हो जाएगा, जो बलवती इच्छा होती है वही उस कार्य की नींव है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए संस्कृत में कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। कहते हैं कि जो उद्योगी पुरुष सिंह होता है वही लक्ष्मी अर्थात वैभव को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। दैवेन देयम इति का पुरुषाः वदन्ति। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। ये तो कायर लोग बोलते हैं। का पुरुष बुरा है, जो पुरुष कर्मधारी समास है। देवेन देयम इति का पुरुषाः वदन्ति यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति। कहते हैं कि यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी
यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है तो को अत्र दोषः। फिर से एक बार अपने आप को सोचिए, अपने आप को ताड़िए मत, रोकिए मत, अपने आप को ठोकिए मत कि यहां पर ये मेरा भाग्य ही ऐसा था। ये ध्यान रखना है, काम करने पर सफल नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी लेना सीखिएगा। ये आज के इस व्याख्यान का प्रेरणा आपके लिए थी। मित्रों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी कार्य की जो समस्त उपलब्धियां जो है उसकी शुरुआत तो इच्छा से होती है। ये बात हमेशा याद रखें क्या, कि जिस तरह कम आग है तो कम आग से कम गर्मी जलती है। हेलो हेलो, शिक्षण विधियां भी लाइए। हाँ बिल्कुल, शिक्षण विधियां भी बहुत सारी क्लासें हैं, आप जानते हो, ऐप पर अपनी नियमित चल रही है, यहां पर भी प्रयास होगा मेरा। मित्रों, जिस तरह से कम आग से कम गर्मी जलती है, आग यदि कम होगी तो कम जो है कम गर्मी मिलती है, यदि आग कम जल रही है तो गर्मी भी कम मिलेगी। उसी तरह इच्छा यदि कमजोर है तो हमें परिणाम भी हमेशा कमजोर ही मिलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए इच्छा को मजबूत कीजिएगा। वह इच्छा जो आप संकल्प लेते हैं, हर दिन का संकल्प हमें पूर्ण करना है। हेलो हेलो, हर दिन का हर समय जो हम संकल्प लेते हैं, हमारा आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई बाजार में कोई टेबलेट नहीं आती है। मित्रों, अपना संकल्प करें कि मुझे आज यह करना है, उसको करके सोइएगा और सोने से पहले फिर से अपना आत्म अवलोकन करें कि क्या मैं कर चुका हूं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं मित्रों आज के इस व्याख्यान की। पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। संपूर्ण व्याकरण का अपना यह सत्र चल रहा है। इससे पूर्व का जो व्याख्यान हुआ था, आप सब लोगों ने जो कमेंट्स करके बताया, मुझे लगा कि हाँ मुझे और जाना चाहिए। आप लोगों का शायद ये मांग है। आपकी किताब कोई साधारण नहीं बन ज्ञान का सागर है साहब, बिल्कुल चलिएगा, आप इस संशय भरे। मैं सभी साथी जितने भी हैं, आपके कमेंट्स थोड़े फास्ट चल रहे हैं, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं प्रिय मित्रों। और आइए जुट जाइएगा इस व्याख्यान में। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, और कुछ लोग एक और कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। मित्रों, लोगों को क्या बोलते हैं? जन। तो यहां पर पहला आंसर होगा, देखिए सर्व का अर्थ है सब और जन का अर्थ है लोग, तो सर्वजन सब लोग, और इक प्रत्यय हो जाएगा। इक प्रत्यय गुणवाचक है। क्या है बोलो? गुणवाचक है। गुणवाचक का अर्थ होता है संबंध वाचक और गुणवाचक, ये दोनों एक ही बात है। अर्थात सब लोगों से संबंध रखने वाला, जो सब लोगों से संबंध रखता है वह सार्वजनिक है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक है, ऐसे ध्यान रखना है। यहां पर सार्वभौमिक जो शब्द है, सार्वभौमिक जो है, देखिए भूमि कहता है स्थान को, ये सर्व शब्द था, भूमि कहता है स्थान को, और सर्वभूमि में इक जुड़ता है, तब ये आदि वृद्धि होकर के शब्द बनता है सार्वभौमिक। क्या बनता है? सार्वभौमिक। प्रिय साथियों, सब स्थानों से जो संबंध रखता है, सब स्थानों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। संबंध रखने वाला ये सार्वभौमिक होता है। यहां पर शब्द आया सर्वकाल, तो ये सर्व काल कहते हैं समय को। सब कालों से, अर्थात सब प्रकार का जो समय है, सब प्रत्येक काल से जिसका संबंध होता है, प्रत्येक या सब काल से, सब कालों से जिसका संबंध होता है वह सार्वकालिक है। और यहां पर मूल शब्द है सर्वदेश। क्या है बोलो? देश शब्द है, और सर्वदेश में एक जुड़ेगा तब आपका शब्द बनता है सार्वदेशिक। मैं यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पढ़ा रहा हूं, आपको शब्द विच्छेद करके आपको शब्द बनाना भी सिखा रहा हूं। 4 शब्द हमने सीखे, चारों शब्दों के अर्थ हमने सीखे, और उत्तर कैसे देंगे वो भी हमने सीखा। सभी देशों से जिसका संबंध है, सभी देशों से जिसका संबंध है वह क्या है बोलो? जिसका संबंध है वह क्या होता है? सार्वदेशिक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न देने का, जब आपके सम्मुख प्रश्न आता है साथियों, आपको बहुत ऐसे सोचना है कि मैं मनुष्य हूं। हेलो, मेरे साथ बोलिएगा, मैं मनुष्य हूं, मैं जिंदा हूं। और जिंदा आदमी जैसे किसी चीज को तार्किक रूप से सोचता है, वैसे ही सोचते हुए मैं आंसर दूंगा। इन भावों के साथ आपको जो है, बंदूक जो है वो शस्त्र है, अस्त्र नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अस्त्र वह होता है, अस का अर्थ होता है फेंकना, अस का अर्थ होता है फेंकना, और फेंकना में जो है ये एक ही मात्रा आती है, ध्यान रखना, फेंकना नहीं होता है, ये फेंकना गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फेंकना
और इसमें त्र प्रत्यय है, ये कर्तृवाचक प्रत्यय है। क्या है बोलो? कर्तृवाचक प्रत्यय है। अस और त्र को जोड़ते हैं तो अस्त्र का अर्थ है फेंकना, फेंकने वाला। कोई भी हथियार जो फेंक करके जो चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। बंदूक को फेंका नहीं जाता, बंदूक में से गोली निकलती है, वह अलग बात है। तो ध्यान रखना। और शस्त्र शब्द जो है वो शस, और शस का अर्थ होता है शासन करना। क्या होता है बोलो? शासन करना। आज के बाद में यह चीज आपकी जिंदगी में हमेशा याद रखो। शस का मतलब शासन करना, यह कर्तृवाचक है। शब्द बनेगा शस्त्र। शस्त्र मतलब जिस पर हम शासन करें, जो हमारे अनुशासन में रहे, जिस पर हम शासन करें। तो बंदूक जो है उस पर हम शासन करते हैं, यह ध्यान रखना। तो इसलिए बंदूक जो है क्या हो गया? बंदूक जो है वो शस्त्र हो गया, अस्त्र कभी भी नहीं होगा। चलेगा नेक्स्ट। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभो जया जयो, भगवत गीता द्वितीय अध्याय की पंक्ति है, मनोज खोकर दादिया। चलेगा। तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि देखो ये सब लोगों से आपको पकड़ना क्या था? लोग किसको बोलते हैं? जन को। ये जो क्लासेज हो रही हैं इनका एक बहुत बड़ा महान लक्ष्य क्या है? इनका महद लक्ष्य यह है कि आप लोगों को प्रश्न पत्र हल करना मैं सिखाऊं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। बताइएगा सभी साथी, क्या सार्थक शब्द होगा? बताइएगा। सर आज लेट हो गए। कहां? मैं तो आ गया हूं भाई, अब कहां लेट हो गया हूं। चलेगा। हाँ देखिए, हाँ ये बात सही है कि राहुल सर अभी थोड़े से व्यस्त हैं। आप 7-8 तारीख तक थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल आपको जो है एक एक चीज का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है, हिंदी वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यही टेस्ट सीरीज मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन ऐप पर अलग से भी कराऊंगा। डी आंसर दे रहे हैं आप। नैऋत्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नैऋत्य, ग्रेट। ये सबसे कठिन प्रश्न होता है। देखो कैसे, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ओके, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। करना क्या है? ऐसा चिन्ह बनाओ। ये क्या हो गई? उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ये क्या हो गई? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व हो गई। पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व एक ही बात है। दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई। ये वाली जो दिशा है वो क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। और ये वाली जो दिशा है ये क्या हो गई? पश्चिम उत्तर हो गई। पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। अब यहां पर देखो, ये वाला जो कोण होता है हमेशा ईशान कोण कहलाता है, यहां पर ही पूजा होती है। ये दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है ये हमेशा आग्नेय, हमारा जो रसोई घर होता है वो यहीं पर होता है। ये दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है, यह पूछा है दक्षिण पश्चिम, ये होता है नैऋत्य। क्या होता है? नैऋत्य। और ये वाला जो दिशा होता है हमेशा वायु यहीं से आती है, इसलिए इसको बोलते हैं वायव्य। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी साथी, काम आएगा। हाँ चलिएगा। तो बात समझ में आ गई तो हाँ बोलिएगा सभी साथी। यदि आ गई है तो जितने भी साथी बोल रहे हैं, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज के बाद में ये ध्यान रखिएगा। आग्नेय किसको बोलेंगे? बोलो किसको बोलेंगे? पूर्व दक्षिण जो है या दक्षिण पूर्व जो है वो आग्नेय है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम जो है वो नैऋत्य है, और पश्चिम उत्तर जो है वो वायव्य है। उत्तर पूर्व जो है वो ईशान है, और पूर्व दक्षिण जो है वो आग्नेय है। चलेगा, आ गया है, ग्रेट। तो ये प्रश्न अच्छा था, डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा मित्रों, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकल शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर लगाइएगा और प्रश्न नंबर लगा करके आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग, और सभी साथियों को खूब आशीर्वाद पढ़िएगा। और मैं जब आपसे जाऊं तब आप मुझे आशीर्वाद दें कि सर हाँ आज हमने बहुत नया सीखा। मेरा यही जो है वो होता है। चलेगा। अध्युडा, नैना डामोर बिल्कुल लिख भी दिया है, और सब साथियों ने बी आंसर दिया है, ग्रेट। इसका मतलब सारे ही मैया पाठशाला वाले लोग हैं यहां पर। मित्रों, अध्युडा शब्द का संधिच्छेद होता है अधिधन ऊढ़ा। ऊढ़ा जो है उसको बोलते हैं विवाहिता। क्या बोलते हैं? विवाहिता। और अधिकार्थ है अभी अभी, अर्थात जो नव विवाहिता है, जिसका विवाह अभी अभी हुआ है। नहीं, अध्युडा, हाँ ये नवोडा के कहने लग गया। अध्युडा जो शब्द है यहां पर, ऊढ़ा का मतलब हुआ, ऊढ़ा जो है उसका अर्थ हुआ विवाहिता, और अधिक अर्थ है मैं।
अर्थात विवाह में विवाह कर लिया, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यह अध्यूढ़ा शब्द होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नवोढ़ा, नव ऊढ़ा अर्थात नव विवाहिता, नव और ऊढ़ा नव विवाहिता। प्रोषित पति का, जिसका पति प्रदेश गया हो, जिसका पति प्रदेश गया है वह प्रोषित पति का है। और आगत पति का, जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, जिसका पति विदेश या प्रदेश से आने वाला है, विदेश से आने वाला है। कैसे याद करोगे? आओ, आने वाला है, आगत आने वाला है, पति जिसका का स्त्रीलिंग ये हो गया, अर्थात ऐसी कोई स्त्री जिसका पति आने वाला है। प्रोषित पति का, जिसका प्रोषित अर्थात कहीं उसका पति दूसरे प्रदेश में निवास करता हो, वो क्या है? प्रोषित पति का है। अध्यूढ़ा, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो। और नवोढ़ा अर्थात नव विवाहिता जो है वो क्या कहलाएगी? नवोढ़ा। ऐसी चालू कर दे। निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? प्रश्न नंबर, बाड़मेर की धरा से बिल्कुल प्रणाम, धनकर भाकर, हाँ सबको नमस्ते। और बताइएगा निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? एक होगा हुक्म, चलिएगा बहुत अच्छा। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली जो आग है उसको या तो दावा नल कहते हैं या फिर दावा अग्नि कहते हैं। क्या बोलते हैं? दावा अग्नि। जो आग पेट में लगती है, पेट में लगने वाली जो आग है उसको हम बोलते हैं जठराग्नि या फिर जठरानल, जठरानल या फिर जठराग्नि या फिर जो है उदराग्नि। क्या बोलते हैं? उदराग्नि बोलते हैं। और जो आग जो है पेट में, जो समुद्र में लगती है, जो समुद्र में लगती है उसको हम बोलते हैं बडवाग्नि या बड़वानल या फिर बोलते हैं बडवाग्नि। क्या बोलते हैं? बडवाग्नि। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आग पूरे विश्व में लगती है, पूरे विश्व में लगती है, उसका नाम है वैश्वानल। क्या है? वैश्वानल या फिर वैश्वाग्नि। क्या बोलते हैं? वैश्वाग्नि। तो मुझे उम्मीद है यहां से आपने निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख लिया होगा। चलिएगा, जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठरानल, जठराग्नि या उदराग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल या बड़वाग्नि, और जो संपूर्ण विश्व में लगती है वो वैश्वानल या वैश्वाग्नि होती है। जैसा पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। देखो फिर से कहूंगा, शब्दों की अन्विति और अन्विति संबंधी, हाँ बिल्कुल बेटा इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आज इस पर रहो अभी, है ना। वाक्य भी हम आगे लेंगे, आपका जवाब नहीं प्रभु। चलिएगा मित्रों, जैसा पहले कभी नहीं सुना गया हो, इसमें पकड़ना क्या है आपको? बोलो। श्रुत शब्द। देखो श्रुत का मतलब क्या है? सुना गया। श्रुत पूर्व अर्थात जो पूर्व में सुना गया है। मेरे साथ बोलेंगे, जो पूर्व में सुना गया है। वह गजब हम एमपी से। चलिएगा मनीष शर्मा, ओके। श्रुत सुना गया है, पूर्व पूर्व में, जो पूर्व में सुना गया है वह श्रुत पूर्व होता है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, वो श्रुत पूर्व होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया है, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नए तत्पुरुष समास में हम इसके साथ में अ जोड़ देते हैं, शब्द बन जाता है अश्रुत पूर्व। बोलिएगा, अश्रुत पूर्व। चलिएगा, जिसे मापा न जा सके। देखो जो पहले कभी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, जैसा, बोलो इसके लिए शब्द क्या होगा? जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? नहीं हुआ है। आप सभी साथी लिख करके बताइएगा, बताइएगा। जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, बोलो। जैसा पहले कभी सुना नहीं गया है तो अश्रुत पूर्व। और हाँ बिल्कुल करा देंगे सारा सिलेबस, बस आज का आनंद लो। आप जहां पर भी हैं आनंदित हो जाइएगा। हम मां सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, मां सरस्वती साक्षात हमारे बीच में संवाद करा रही हैं। बस आप इसको सुनिएगा। जैसा पहले कभी नहीं हुआ, बोलो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अभूतपूर्व। क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। कोई हिम्मत ही नहीं है कि आपका प्रश्न पत्र ऐसे इससे कठिन आ जाए, यह आपको ध्यान रखना है। ग्रेट। जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय। बोलो क्या होगा? अपरिमेय। देखो परिमेय का अर्थ होता है मापने योग्य।
शब्दों को समझो, रटो मत। मेई शब्द जो है वो मा धातु है मापने के अर्थ में। किसके अर्थ में? मापने के अर्थ में। और इसके साथ में यह प्रत्यय जुड़ता है तब मेय होता है। यह प्रत्यय योग्य अर्थ में जुड़ता है। मेय का अर्थ होता है मापने योग्य, मापने योग्य। अब यहां पर परि उपसर्ग जुड़ गया। जो सर्वथा मापने योग्य है वो परिमेय है, और जो मापने योग्य न है, नई के अर्थ में अ उपसर्ग जुड़ जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिएगा, जो कहने योग्य ना हो, जो कहने योग्य ना हो, बोलो क्या होगा? कहने योग्य ना हो क्या होगा? जो जिसका निर्वचन नहीं किया जा सके, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सके, जिसका निर्वचन मानी व्याख्या, निर्वचन नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। आप लिखते जाइएगा, मैं एक बार यहां पर लिख रहा हूं, आप मिला लीजिएगा। चलिएगा, जो कहने योग्य न हो, जो कहने योग्य होता है उसको हम बोलते हैं कथनीय, और अ जुड़ जाएगा अकथनीय। जिसका निर्वचन नहीं किया जा सके, जिसका निर्वचन हो सकता है उसके लिए शब्द आता है निर्वचनीय, और जिसका निर्वचन नहीं हो उसके लिए शब्द आता है अनिर्वचनीय। क्या होगा बोलो? अनिर्वचनीय। जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड किए जा सकते हैं, बोलो क्या बनेगा? खंडनीय। बोलिए क्या बनेगा? खंडनीय बनेगा। गौरव सिंह, मैं सब बता चुका हूं। उत्तर पूर्व के बीच वाली दिशा को ईशान कहते हैं बेटा। जो है सर, महिला जिसका पति विदेश जाने वाला है, गमिष्त पति का, ये ध्यान रखना, गमिष्त पति का, गमिष्त पति और आगे का जोड़ दो, गमिष्त पति का। चलेगा। और जिसका खंड किया जा सका है वो तो खंडनीय है, अ उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा, अखंडनीय। चलेगा। तो जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय। पूछा क्या था? अच्छा, संगत तो ये हो गया ना, अपन तो आगे बढ़ रहे हैं। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है, बहुत अच्छा है प्रिय साथियों। जब घर में कुमकुम पत्री आती है, शंभु आराधना की संधि कैसे होगी? ऐसे होगी, शंभु प्लस आराधना, यण संधि है, शंभु आराधना। भ में जो उ है उसका व बन जाएगा शंभवाराधना, संभवाराधना, शंभु की आराधना। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। मित्रों देखो, आपके घर में जब कुमकुम पत्री आती है तब वहां पर लिखा होता है सौका, लिखा होता है ना। अब क्या होता है ना कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने, उसका जो पिता था और उस पिता का जो पिता था अर्थात दादा था, उन्होंने एक जो है निश्चित फॉर्मेट बना दिया, ये सौका, और वो भी वही आज चल रहा है, सौका, सौका। अब यह सौका का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से हम तो ये समझते हैं कि भाई शादी विवाह में जाना है तो 100 का नोट लेके जाना है, जो है, लेकिन हास्य के लिए कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर इसका वास्तव में अर्थ क्या है? ये 100 जो है ये शब्द बनता है सौभाग्य। अब यह सौभाग्य, और एक तो शब्द होता है कांक्षिणी। ये कांक्षिणी तो स्त्रीलिंग होता है, और सौभाग्य की आकांक्षा। अरे हम भी तो बेचारे जीव हैं, तो सौभाग्य आकांक्षी हम भी होने चाहिए। सौभाग्य आकांक्षी, सौभाग्य कांक्षी। अब यहां पर आकांक्षी जुड़ जाता है, आकांक्षी जुड़ जाता है, तब यह शब्द क्या बनेगा? बोलो, सौभाग्याकांक्षिणी। क्या बनेगा? सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी और सौभाग्यकांक्षी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, कन्यादान जो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। आप लोग जो चाहो मन में पूछ लो यार। कन्यादान जो शब्द है ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। और ये कम से कम 10 बार पिछले 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, जा सकता क्या। कन्यादान जो है इसका विग्रह होता है जो है कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को बुलाकर विधि विधान पूर्वक दिया गया दान, विधि विधान पूर्वक दिया गया दान। दुर्भाग्य से हमने, ये होता है मध्यम पद लोपी, दुर्भाग्य से हमने इसमें कर दिया कन्या का दान।
कन्या का दान किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि कन्या दान की वस्तु नहीं है। जब हम दान देते हैं तो दान की वस्तु वापस नहीं आती, लेकिन कन्या क्या एक बार जाने के बाद में वापस नहीं आती। दूसरी बात, दान हम उसका करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है। कन्या पर पिता का लालन पालन पोषण का अधिकार होता है। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान दे दिया जाए, यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए कन्या का दान हो ही नहीं सकता। यदि ये वाला नहीं आए तो फिर यहां पर आप ये कर सकते हो, कन्या के लिए दान। क्या कर सकते हो? कन्या के लिए दान। अर्थात ये दान जो दिया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? कन्या के लिए है। बोलिए मेरे साथ, कन्या के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, थर्ड ग्रेड वाली जो पुस्तक है साथियों, ये देखिएगा, ये संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है और ये 140 नंबर, जिसमें शिक्षण विधियां भी है और जो है प्रश्नोत्तर भी है, व्याख्या भी है, सब कुछ इसके अंदर है। चलेगा। तो मित्रों, ये समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना बताइएगा, आ गया क्या? आज के बाद में ये अभी 500 लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कन्या का दान कहने की परंपरा बंद होनी चाहिए। हाँ या ना? कन्या का दान कैसे हो सकता है? दान दी हुई वस्तु क्या वापस लेते हैं? क्या वो हमारे घर आती है? वापस नहीं आती। तो कन्या का दान नहीं होगा। कन्या के लिए दान ये तो किया जा सकता है, बाकी इसका सही विग्रह होगा मध्यम पदलोपी कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को बुलाकर विधि विधान पूर्वक दिया गया जो दान है वह कन्यादान होता है। यह परंपरा हमें देखनी चाहिए। दूसरी बात, संपूर्ण वैदिक साहित्य में, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं इसलिए कह रहा हूं, संपूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं भी कन्या का दान है ही नहीं। यह ध्यान रखो, यह हमने गलत परंपरा बना दी। चलो आगे लिए चलता हूं। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है वो सौभाग्य कांक्षिणी होगी। इसलिए कई बार यह होता है कि वह मेरी सौभाग्यकांक्षिणी, ये वाक्य शुद्ध है, सौभाग्यकांक्षिणी पत्नी है, हो ही नहीं सकती, पत्नी है। ये वाक्य ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। यदि पत्नी हो गई है तो फिर वो सौभाग्य आकांक्षिणी नहीं होगी, उसकी आकांक्षा समाप्त हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक वो सौभाग्य आकांक्षिणी है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चलेगा। उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। प्रश्न नंबर जो है 5 है, उपत्यका क्या होगा बताइएगा। ये वो प्रश्न है जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, पर्वत की छाया, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि, नृत्य की एक विद्या। बोलो क्या होगा? और 5 में सब लोग बी 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 कर रहे हैं। चलेगा, नीचे की भूमि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, समस्या क्या है बताऊं, सुनो, हंसना मत। हमारी समस्या क्या है, कुछ शब्द हमें याद रहता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, हो जा याद, हो जा याद, खोपड़ी को ठोकते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो है, मैं विद्यार्थियों के साथ ही रहा हूं, ये पूरा जीवन मेरा विद्यार्थी है, और विद्यार्थी कहते थे कि सर है ना, अब कल परीक्षा है सर, अब घोष अघोष बताओ ना, और जाने से पहले घोष अघोष बताओ ना। अब वो रट रहे हैं बेचारा, घोष क्या होता है, घोष क्या होता है, रट रहा है, कभी याद नहीं होता। परीक्षा में जाने से पहले ये शब्द कुछ रख लेते हैं कि हम उस 2 घंटे में देखेंगे। अब एक बार लिख लो, उप का मतलब होता है समीप, तो समीप का मतलब क्या हुआ, पर्वत के नीचे की भूमि होगी। त्यका भूमि को कहते हैं, त्यका भूमि को कहते हैं जो समीप की भूमि है, अर्थात पर्वत के नीचे की भूमि है। और अधि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, में। अधि का उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, में, अर्थात पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत में जो है, पर्वत के ऊपर की भूमि, ऊपर की भूमि जो है वो क्या कहलाती है, अधित्यका। मैं आपको ये कह सकता हूं, मैंने ये 5, 7, 10 प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं। इसके मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हाँ, सबके साथ, मैं भी तो विद्यार्थी रहा हूं ना, सास भी तो कभी बहू थी। तो ये ध्यान रखो, होता है ऐसा कि साहब ये वाली चीजें है ना याद ही नहीं रहती। उपत्यका आज याद किया कल शाम तक फिर भूल गए, फिर देखते हैं और फिर माथा ठोकते हैं, फिर बाल गिराते हैं, हनुमान जी यही करना सही। नहीं 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 नहीं, नहीं। हनुमान जी है तो सही है, हनुमान जी आपके अंदर हैं, हनुमान आपकी शक्ति है, लेकिन वह गलत चीजों में कभी सहयोग नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, बताइएगा। रात का मध्य भाग निशीथ,
जो बात दोनों में समान हो, उभयनिष्ठ, जो क्रोध का अधिकारी है काकपाली, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ। नांदी पाठ ये क्या हो गया, देखा तो नहीं है ना किसी ने? हाँ देखा तो नहीं है ना भाई? देखो आंसर ईमानदारी से देना है, हमारी आंखें हैं। खैर मुझे लग रहा है कि इसमें टाइपिस्ट महोदय ने कहीं आगे तो गड़बड़ नहीं करी है। हाँ आगे तो नहीं है, चलेगा, यही हो गया है गड़बड़, कोई नहीं। सी बिना देखे दिया है ना, ओके चलेगा, ग्रेट। तो मित्रों इसमें काकपाली होगा। चलो नहीं देखा तो ये बताओ कि जो क्रोध का अधिकारी है उसके लिए शब्द कौन सा है? नहीं देखा है ना, तो बताओ क्या है? रात का मध्य का भाग निषिद्ध होता है। जो बात दोनों पक्षों में, उभय का मतलब होता है दोनों, निष्ठा जिसमें दोनों की निष्ठा होती है वो उभयनिष्ठ होता है। देखा ही नहीं, अच्छी बात है। हाँ चिटिंग कोई नहीं, हमें अवसर तो मिले, अवसर मिलते ही तो हम जो है कहीं बैठ जाते हैं, फिर तो किसी बस में बिठा लो बोले। चलो कोप भाजक, बहुत बढ़िया, कोप भाजक बहुत बढ़िया, कोप भाजक बहुत बढ़िया। किसने लिखा ये कोप भाजक? कोप भाजक और भाजन दो शब्द हैं, अधिकारी है कोप भाजन। अब यहां पर नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति जो है वो क्या कहलाती है? बोलो नांदी पाठ। क्या कहलाएगी? नांदी पाठ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो। कितने अच्छे प्रश्न है, यदि इनको आप करके चले जाओगे और यहां से प्रश्न नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। चलिएगा, जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। बताइए, चुनिएगा और प्रश्न नंबर लगाओ रे बच्चों, प्रश्न नंबर लगाओ। ऐसे डी पता ही नहीं कहां, कोई तीसरा प्रश्न पढ़ रहा है, कोई चौथा पढ़ रहा है, मजा नहीं आएगा। और डी आहार्य, अरे वाह लिख ही दिया है, ग्रेट। मित्रों सात्विक जो भाव है वो चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये इसके भेद होते हैं। कायिक का मतलब है जो आंगिक अभिनय होता है, जो काया से किया जाता है। आंगिक अभिनय जो काया से संबंधित होता है। अभिनय जो होता है ना, अभिनय काया, अभिनय जो होता है, अभिनय का मतलब क्या होता है? जो नाटक इत्यादि के समय जो किया जाता है जो। और ये प्रश्न आता है, अब इसको याद कैसे रखोगे? सेटिंग मत करना, फिर कह रहा हूं, इसको शब्द तोड़ लो, काया धन इक। तो काया का मतलब क्या हो गया? शरीर। शरीर में क्या होते हैं? अंग। तो अंगों से किया जाने वाला जो अभिनय होता है वह क्या होता है? कायिक अभिनय। अब बताओ सात्विक अभिनय किसे कहते हैं? बताओ। चलो नैना डामोर ये सबसे पहले पटाक्षेप कर देती है ना, बाद में देखा करो क्लास। हाव भाव, जो अभिनय, मेरे साथ बोलिएगा, जो अभिनय हाव भाव से संबंध रखता है, जो अभिनय हाव भाव से संबंधित होता है वह क्या होता है? सात्विक अभिनय होता है। इसके सात्विक अभिनय के भी फिर आगे 8 भेद होते हैं, मैं 8 भेद नहीं बताऊंगा। वाचिक का मतलब है वाणी से, जो वाणी से किया जाता है। और आहार्य जो शब्द है, आहार्य शब्द कैसे बना? आ उपसर्ग है, हरि धातु है, और इसमें यह हार्य का अर्थ है हरण करने योग्य। वेशभूषा से ही सबसे पहले व्यक्ति हरण होता है उसका, ऐसे याद रखना है। इसलिए जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? बोलो आहार्य। क्या होगा? आहार्य। चारों सीख गए तो हां बोलो। 4 प्रकार के अभिनय है। जो अंगों से किया जाएगा वह कायिक अभिनय है, काया से करने वाला। जो हाव भाव से संबंधित अभिनय है वो क्या होगा? मुरलीधरी लुकाए, हाँ सोहे करे भोए हंसे, जो है देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोए हंसे दैन कहे नट जाए। चलिएगा, तो यहां पर वाचिक वाणी से, सात्विक हाव भाव से, आर्य वेशभूषा से, चारों समझ में आ गया? थम्स अप कीजिएगा। नाटक के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है, नेपथ्य होता है। सामने का पर्दा यवनी का होता है, सामने का पर्दा यवनी का होता है। यवनिका का तद्भव रूप जवनी का होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसका उत्साह समाप्त हो गया। बहुत शानदार प्रश्न है प्रिय मित्रों, ऐसा प्रश्न है, इसको आप आंसर दीजिएगा। हताश, निराश, हताशा या हतोत्साह, क्या आंसर होगा बताइएगा? बुक में पेज नहीं है, कौन से पेज नहीं है बेटा? हाँ डी आंसर, 8 में डी आंसर दे रहे हैं, हतोत्साह। कुछ लोग डी, कुछ लोग डी और कुछ लोग ए। मित्रों अच्छा प्रश्न था ये। हतोत्साहित शब्द गलत होता है, किसने लिखा है? हतोत्साहित, ये जो लिख रही है पूजा पटीदार, ध्यान रखो, पूजा हतोत्साहित नहीं होता।
बोलो, शब्द होता है हतोत्साह। क्या होता है? सही आंसर यही है। देखो, हत अर्थात मर गया है, छिन गया है, चला गया है। उत्साह, उत्साह अर्थात उत्साह जिसका, हत और उत्साह को जोड़ते हो तब शब्द बनता है हतोत्साह। क्या बनता है? हतोत्साह। हत हो गया है जिसका, उत्साह समाप्त मनी हत हो गया है, हतोत्साह। अब ये साहब उद और साह से शब्द बनता है उत्साह। क्या बनता है? उत्साह। उत्साह का मतलब आप जानते ही हो, और उत्साह है जिसमें वो होता है उत्साहित। हेलो हेलो हेलो, उत्साह है जिसमें, बोलो मेरे साथ, हिंदी व्याकरण को रटना नहीं है, ओके। उत्साह है जिसमें, संस्कृत की क्लास लगाएंगे। उत्साह है जिसमें, सर वागदान वाला शब्द भी करा दो। हाँ बिल्कुल, वागदान भी कराएंगे, अभी याद दिलाना वापस, पहले इसको कर लो रे। उत्साह एक भाव है, उत्साहित विशेषण वाचक शब्द है। उत्साहित का मतलब क्या हो गया? उत्साह है जिसमें, उत्साहित व्यक्ति, उत्साह है जिसमें। अब यहां पर हत लगा करके शब्द हम क्या बनाने लगे? हतोत्साहित। हतोत्साहित, हत का अर्थ है समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, मर गया है। और उत्साहित, उत्साह वाला, उत्साह है जिसमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसमें उत्साह भी है और जो जिसका उत्साह मर भी गया है? इसलिए यह शब्द गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आज के इस व्याख्यान का महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है। आज के बाद में आपको हतोत्साहित तो शब्द नहीं बोलना है, चला गया हमारी दुनिया से। अब यह शब्द हतोत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साहित का अर्थ यह होता है कि उत्साह है जिसमें। सर जयपुर शाहपुरा बुक नहीं आई है, हद हो गई रेखा कागज बेटा, संभव नहीं है, पूरे राजस्थान में किताब है। आप लोग पुस्तक विक्रेता से बोलिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं आज इसके साथ में डाल दूंगा। तो ये पुस्तक तो मुझे लगता है कि सब जगह है, ऐसा तो नहीं है, चलिएगा। तो अब ये हताश क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, हताश शब्द कैसा शब्द है? ये संज्ञा शब्द है या फिर विशेषण है? विशेषण है। बताओ, हताश शब्द जो है वो कैसा शब्द है? सभी साथी बताइएगा। हताश, हताश कैसा शब्द है? हताश, हताश शब्द कैसे बनता है? हत और आशा से। आशा जो शब्द है उसका आश बन जाता है, और जो है आशा आश में बदल जाता है। और हत जो है जैसे कैसे? जैसे निश और प्रभा, ये शब्द जो बता रहा हूं ये ध्यान रखना, शब्द बनता है निष्प्रभ। क्या बनता है? निष्प्रभ। प्रभा का जैसे प्रभ बन जाता है, आशा का वैसे ही आश बन जाता है। तो हताश जो शब्द है वो कैसा शब्द है? बोलो, विशेषण। कुछ लोग संज्ञा कह रहे हैं, अरे विशेषण हमेशा कब होता है? जब वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ जोड़ के देखो। हताश लड़का, देखो ये कौन है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, तालियां बजाइए सब इसके लिए। ऐसा होता है। हताश व्यक्ति, हताश पुरुष अर्थात विशेषण है। और ये प्रश्न कई बार आता है कि कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है, कौन से में विशेषण है। मुझे एक दिन एक बच्चे ने फोन करके कहा कि सर बाकी सब आता है लेकिन ये नहीं आता। मैंने हालांकि फोन पर बात करना इतना संभव नहीं हो पाता, 2 मिनट मैंने बताया। अब वो कहता है कि हर परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न यही देखता हूं कि विशेषण तो छोड़ना ही नहीं है मुझे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हताश, हत हो गई है, हत हो गई है जिसकी आशा, जिसकी आशा समाप्त हो गई है। देखो, जिसकी आशा समाप्त हो गई है, जिसकी आशा समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, हो गई है, वह होता है हताश। हताश शब्द जो है वो एक विशेषण है, यह आपको ध्यान रखना है। और कैसा विशेषण है ये भी लिख लो, गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा क्या था? निराश। निराश जो होता है जिसमें कोई आशा शेष नहीं, जिसमें कोई आशा शेष नहीं, शेष नहीं, वह क्या होता है? नहीं, बिंदु लगाओ। निराश, निराश में निर उपसर्ग है। निर का अर्थ है निकल गई है जहां से आशा, अर्थात जिसकी कोई आशा। ये कितना गंदा शब्द है। इसलिए हमें हमेशा जीवन में उत्साह रखना चाहिए। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, रावत बुक स्टोर पे मिल रही है पूजा जी, चलिए देखिए, नैना डामोर सारा ध्यान रखती है। प्रिय मित्रों, मैं क्या कह रहा था, जिसकी जीवन में आशा नहीं है ना, वह ही सबसे ज्यादा इस धरती पर बोझ है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ध्यान रखना। हमें सम्मिलित नहीं होना है, हमें अच्छे सत्कर्म करने। सत्कर्मी कभी हताश नहीं होता, सत्कर्मी कभी हतोत्साह नहीं होता,
सत्कर्मी कभी निराश नहीं होता, सत्कर्मी तो बस चरई वेती चलता रहता है और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यह ध्यान रखना, किसी वस्तु से संज्ञा जुड़ती नहीं, विशेषण जुड़ जाता है। चौधरी मुंडेल, बहुत बढ़िया। चलो, और क्या था? हताशा। हताशा का मतलब क्या है? जो आशा नष्ट हो गई है, जो आशा नष्ट हो गई है, जो आशा नष्ट हो गई है, और यह शब्द बनता है हताशा। यह आपको ध्यान रखना है। हत है जो आशा, आशा इसमें क्या है? विशेष्य है, और उसकी विशेषण क्या है? हत है। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कैसा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। हिंदी से अद्भुत इस संसार पर कोई शब्द नहीं, हिंदी से अद्भुत इस संसार में कोई विषय भी नहीं, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, असंगत विकल्प चुनिए। अच्छा, प्रश्न आपके सामने फिर से एक बार है। कर्मधारय समास, उम्मीद का अर्थ क्या है? उम्मीद का अर्थ वही है, उम्मीद अर्थात किसी भी चीज के प्रति जो हमारी लालसा है, प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो बलवत्ती भावना है, वही उम्मीद है। जो कांक्षा है, उम्मीद का एक पर्यायवाची कांक्षा भी होता है। और हाँ, थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार देखो, ऐप पर करा रखी है। यहां पर मैं आपको प्रश्नोत्तर जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आपको कराऊंगा। मजदूर कौन सा सही है? मजदूर ऐसा सही होता है, मजदूर ऐसे होता है। वो एक मज्द शब्द होता है, मज्द फारसी में वो अलग शब्द है, मज्द वो अलग होता है। असंगत विकल्प चुनिए, बताइएगा असंगत विकल्प चुनिएगा। मित्रों, जो किसी के हृदय की बात जानता है और बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ। और जो किसी के हृदय की बात जानता है, वह जो किसी के हृदय की, हाँ, वो मर्मज्ञ होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और जो सबके हृदय की जानता है, जो सबके हृदय की बात जानता है, सबके हृदय की, आजकल एक बाबा जी हैं जो ऐसा कहते हैं कि बात जानता है, वह जो है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। बहुयामी, जो सब जगह, जो बहुत से स्थानों पर जाता है, बहुत से स्थानों पर जाने वाला विशेषण शब्द है। बहुआयामी शब्द होता है, बहुयामी व्यक्ति, इसी से बहुआयामी बनता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता वह अज्ञ होता है। जो विशेष जानता है वो विज्ञ होता है। क्या होता है? विज्ञ होता है। और जो कम जानता है उसके लिए शब्द आता है अल्पज्ञ। क्या होता है? ज्ञ। ये ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। ऐसे आपको ध्यान रखना है। सर्वज्ञ, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक। यह शब्द है रोम। रोम शब्द से शब्द बनता है लोम। जो चर्म के रोम होते हैं वही लोम होते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। धार तेज करने का चमड़े का टुकड़ा, यह चमोटा होता है। क्या होता है? चमोटा। बागेश्वर वाले चलेगा। चलिए मित्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित है, तो मुझे लगता है कि हमें स्वस्थ मनुष्य रहना चाहिए, है ना। मनुष्य ही है, मनुष्य को भगवान की तरह आचरण करना चाहिए, लेकिन भगवान बनने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि जो है कोई समझदार होता है तो ऐसे ही होता होगा शायद। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित है, बताइएगा क्या होगा? हाँ, अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। चलिएगा। हाँ सर जी, नमस्ते। बिल्कुल नमस्ते बेटा। हाँ, नेक्स्ट लिया चलता हूं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, बताइएगा। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो, स्वयं सिद्ध। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दे, क्षितिज। जिसमें कोई कालुष्य ना हो। डी आंसर बिल्कुल सही है। और ये निष्करुण, जिसमें कोई करुणा नहीं हो वह निष्करुण होता है। जिसमें कोई कालुष्य नहीं हो वह निष्कलुष होता है। क्या होता है? निष्कलुष। अब यहां पर भी कुछ लोग निष्कलुषित बोल देते हैं। निष्कलुषित कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि कलुषित का मतलब ही ये विशेषण है। काला है जिसका मन, और निष का मतलब नहीं है जिसका, तो जिसका है और जिसका नहीं है दोनों एक साथ नहीं होगा।
माया वाहन संचरे जहां ब्रह्म का खेल। बोलिए मेरे साथ, माया वाहन संचरे जहां ब्रह्म का खेल। जन दरिया कैसे बने रवि और रजनी का मेल। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरी का होए, सुख में तो दूरी रहे दुख में आगे होए। चलेगा। तो रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते। कलुषित के साथ में निस कभी नहीं जुड़ता, उत्साहित के साथ में हत कभी नहीं जुड़ता। हाँ, अनुचित पूछा था। हाँ, अब ये बहुत अच्छी बातें मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। मैं इसलिए ये जो कक्षाएं हैं मैं चाहता हूं कि गुणात्मक परिवर्तन मेरे विद्यार्थियों में करे और वक्त है जरूरत आप सब लोगों के काम आए। इच्छा इच्छुक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और उनके लिए वाचक एक शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, इच्छा, जब केवल इच्छा होती है तब वहां पर क्षा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्षा, या फिर सा, या फिरक्षा, और या फिर जो है ये इतना ही जुड़ता है, या फिर तो क्या। और जहां पर इच्छुक, इच्छा करने वाला होता है, वहां पर क्षु, सु और शु बनता है। मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्षु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करना मुमुक्षा, जानने की इच्छा करना जिज्ञासा, यह ध्यान रखना है। और मरने की इच्छा करना मुमूर्षा और इच्छा करने वाला मुमूर्षु। बात समझ में आई क्या? आपसे संपूर्ण हिंदी व्याकरण एप्लीकेशन समझ नहीं आता, हद हो गई। एप्लीकेशन पे समझ नहीं आता, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, आपको नहीं समझ आता कैसे? मित्रों, समय बदल गया है, मोड भी बदल गया है। और ये ध्यान रखिएगा, मेरा तो ऐसा स्वभाव है, ये कोई आत्म प्रशंसोक्ति नहीं है, ये व्यंग्योक्ति भी नहीं है कि मैं बिल्कुल सहृदय से पढ़ाता हूं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में शायद ही आपको लग रहा होगा कि आप, ऐसा लग रहा है क्या कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलेगा। इच्छा इच्छुक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश देखो। जो दूसरों का शुभ चाहता हो, शुभेसी। आज की इस क्लास को खोद करके पीजो। वाक्यांश के लिए एक शब्द में मुझे याद नहीं करो तो मुझे कह देना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो दूसरों का शुभ चाहता है, शुभेसी या शुभेचु। दूसरों का हित चाहता हो, हितैषी। जीने की इच्छा, जिजीविषा, और जीने का इच्छुक या जीने की उत्कट अभिलाषा करने वाला। इच्छुक का अर्थ है इच्छा वाला, इच्छा वाला, इच्छा वाला। ये इच्छुक जो शब्द है, ये इच्छा के साथ में उक जुड़ता है तब इच्छुक बनता है। जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा करने वाला, जिजीविषु। मार डालने की प्रबल इच्छा, जिगांसा। बोलो, जिगांसा, जिगांसा, जिगांसा। मार डालने की प्रबल इच्छा, जिगांसा। और मार डालने की प्रबल इच्छा करने वाला, जिगांसु। ग्रहण करने की प्रबल इच्छा, जिगृक्षा। बोलिए मेरे साथ, बाकी सब चीजें भूल जाइएगा। आप कहां बैठे हैं, समाधिस्थ होकर के सुनिएगा। ग्रहण करने की प्रबल इच्छा, जिगृक्षा। और ग्रहण करने की प्रबल इच्छा है जिसमें, जिगृक्षु। तो याद रखो, शासु, सासु, शासु, ऐसे याद रख लो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। सहन करने की उत्कट इच्छा, ये कई बार जो है शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं कि तितिक्षा कैसे लिखेंगे। अब हमें तो तीतर समझ में आता है कि तीतर में ती बड़ा होता है, तो तितिक्षा में ती बड़ा कर देते हैं, एक छोटा कर देते हैं, फिर जमा जमा के देखते हैं कौन सा जच रहा है। शब्दों को जचने से नहीं होता, शब्द अपने आप स्वभाव से चलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, और नेक्स्ट लिए चलता हूं। सहन करने या त्याग करने की ये तितिक्षा। और देखो, सहन करने या त्याग करने की उत्कट इच्छा करने वाला, बोलो क्या होगा? तीक्षु। ये शब्द दुर्भाग्य से आज शब्दकोश की शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारी जबान से निकल गए, हमारे अंतःकरण में नहीं। कल मैंने एक मैसेज देखा, वो मैसेज ये था, एक बालिका ने किया, नाम मुझे नहीं पता, यूट्यूब पर मैसेज किया कि सर मैं आपसे हिंदी पढ़ने के बाद में अब मैं जब जीके पढ़ती हूं तब भी गलतियां ढूंढती रहती हूं और उन शब्दों को देखती रहती हूं कि इसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। यह पागलपन होता है और इस पागलपन की हद से जब गुजर जाते हैं तभी जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हर समय आपको हिंदी दिखनी चाहिए,
हर शब्द में हिंदी दिखनी चाहिए। हिंदी का कोई नियत समय नहीं होना चाहिए कि 5 घंटे पढ़ ली, 10 घंटे पढ़ ली। अरे हिंदी हिंदी हम रात दिन पढ़ रहे हैं। फिर पहले से उद्घोषणा कर दो कि हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा क्यों न हो, मुझे हिंदी व्याकरण में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन केवल इच्छा करने से नहीं मिलता है, इच्छा के साथ में कर्म भी करना आपको पड़ेगा। कर्पूर, हाँ लास्ट में सुनाएंगे, याद दिलाना। जो अत्यंत भूखा हो, बुभुक्षु, जो अत्यंत भूखा हो, बुभुक्षु या बुभुक्षित, यह ध्यान रखना। बुभुक्षु, पीने की तीव्र इच्छा, बोलो क्या होगा? तीव्र इच्छा। पिपासा, और पीने की तीव्र इच्छा करने वाला पिपासु, क्या होगा? जान पिपासु बनिएगा। क्या बनिएगा? इस सृष्टि पर कोई सुंदर सुंदर, सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो जान है, यह आपको ध्यान रखना है। पीने की तीव्र इच्छा, बोलो क्या? पिपासा, और पीने की तीव्र इच्छा करने वाला। वागदान बता दो, अभी बता दूंगा इसके बाद में, वागदान लिख देता हूं। जानने की प्रबल या उत्कट इच्छा, जिज्ञासा, और जानने की प्रबल इच्छा करने वाला जिज्ञासु। बोलो क्या बनेगा? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या बनेगा? जिज्ञासु। और तैरने पार करने की तीव्र इच्छा, तितिर्षा, और तैरने की इच्छा रखने वाला, ये ती छोटा, ती बड़ा, शू छोटा, तितिर्षु, ये आपको ध्यान रखना है। सेवा करने की, ये हमेशा ही पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में, शुद्ध अशुद्ध में हमेशा ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शुश्रूषा जो शब्द है शुद्ध अशुद्ध में हमेशा पूछा जाता है। सेवा करने की इच्छा, शुश्रूषा, और सेवा करने की इच्छा करने वाला शुश्रूषु। इन शब्द को देखो, एक बार आंखें फाड़ फाड़ के देखो, हमेशा आता है, 2 नंबर दिलाता है। ये 2 नंबर बैठे हैं यहां पर, देखो। शुश्रूषा, बोलो शुश्रूषा। तिथि सु नहीं बेटा, सु छोटा लिख आज, ठीक। हाँ, शुश्रूषा, श्रूषा, शुश्रूषु, हमेशा ही शुद्ध शुद्ध में। अब की बार भी आता है। मरने की इच्छा तो मुमूर्षा होता है, लेकिन मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्षु होता है। कभी भी इच्छा नहीं करना चाहिए। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि न अन्यथेत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हमें जो है 100 वर्ष तक जीवेत शरदः शतम, हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। महान देवी कभी नहीं होती बेटा, महती है जो देवी। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षा होती है, और मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला, बोलो ये बहुत जरूरी है। एक तो जिज्ञासा, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षा और एक मुमुक्षु। यह है जीवन और यह है मौत। अरे धरती पर न जाने कितने जीव उलझते हैं, विलसते हैं, किलसते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको जाने के बाद में दुनिया हृदय के आंसू से रोती है। काश वो आज होता तो न जाने क्या होता। तो ध्यान रखना। हाँ, ये मैं कह रहा था, जिज्ञासा, जिज्ञासु, मुमुक्षा, मुमुक्षु। मैं चाहता हूं कि मेरा युवा वर्ग इन शब्दों का आचरण करे। रचना करने का इच्छुक, शिश्रिक्षु, और रचना करने की इच्छा केवल इच्छा होती है तो वो शिश्रिक्षा क्या होगा? बोलो शिश्रिक्षा क्या होगा? शिश्रिक्षा। हाँ चलिए, कोटि कोटि प्रणाम। और अब मैं शब्द लेता हूं वागदान। एक बच्चे ने बार बार कहा है, एक शब्द होता है वागदान, एक होता है वागदत्ता, एक होता है वागदेवी, एक होता है वाग ऋषभ, वाग ऋषभ, ये ध्यान रखना। एक होता है वागहंता, एक होता है वागीश्वर। इन तमाम शब्दों में, ये जो तमाम जो शब्द लिखे हैं, हाँ बिल्कुल चलिएगा, ये तमाम जो शब्द लिखे हैं, इन सभी शब्दों में वाक शब्द है मूल। कौन सा शब्द है? बोलो वाक। वाक, एक वाक, 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 सब में वो है। निकाल दो बागे। वागीश्वर, क का ग बन गया। वागदान, वाणी का दान, वाणी का दान। वागीश्वर, वाणी में है जो ईश्वर। बृहस्पति, बृहस्पति। वागदत्ता, वाणी से दे दी गई है जो कन्या, अर्थात जिसको हम सगाई एंगेजमेंट कहते हैं, वागदत्ता। वागदत्ता, बोलो क्या होता है? वागदत्ता। वागदेवी, वाणी की है जो देवी, कौन? बोलो मां सरस्वती। बोलो कौन? सरस्वती। हाँ, अब पठित गद्यांश पद्यांश जो है वो कल या परसों आपको ऐप में करा दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर यहां हो जाएगा। और वाग और ऋषभ, वाणी में है जो ऋषभ,
अर्थात श्रेष्ठ, और वाग और हंता, वाणी का हंता, और वाक और निपुण, वाणी में निपुण, वाक और निपुण। बोलो क्या होगा? वांग निपुण। ग हलत कर लेना, वांग निपुण मैंने गलत लिख दिया है, ऐसे लिख दो वांग, ये न, ये ई, पूर्ण, वांग निपुण, वाणी में निपुण। ये शब्द रहे आपके। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है? कुछ भी तो नहीं पूछा जाता। सर आप एप नहीं ले रखा है, कोई नहीं, यहां पर प्रश्नोत्तर हो जाएगा। क का ग बन रहा है, चलेगा? हो गया भाई, ये जिसने पूछा था। एक बार श श, हाँ देखो देखो प्रिय मित्रों, हमारे 3 श है। ये श है, ये श है, ये स है। मेरे मुख की तरफ देखिएगा। श श, शंकर शंकर शंकर, बोलिएगा शंकर शंकर शंकर। ये श है, कष्ट कष्ट, श श श। ये स है, सड़क सड़क सड़क। अब गुरुजी बोलते हैं श से है, कुल मिला के ये है, जो चाहे वो ले ले। और शिष्य पूछता है कौन सा स लिखूं? कि लिख शंकर वाला। अरे तो शंकर वाला लिखे तो श ही बोल दे। और कौन सा स लिखूंगी? सड़क वाला। तो अब कौन सा स लिखूंगी? सड़क वाला। बोल भी सड़क रहा है, लिख रहा है सड़क। और ये बोलो श श। अब यहां षटकोण वाला षट, तो शंकर षट सड़क, शंकर षट सड़क, शंकर षट सड़क। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, लिखिएगा विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। प्रिय मित्रों, ये आपका बहुत बड़ा ध्येय वाक्य होना चाहिए। विद्यार्थी जगत का ये ध्येय वाक्य होना चाहिए कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। मां सरस्वती केवल और केवल अध्ययन से प्रसन्न होती है, गाड़ी में बैठने से प्रसन्न कभी नहीं होती। इसलिए विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। विद्या अध्ययनेन, प्रसाद चढ़ाओ मत चढ़ाओ कोई इश्यू नहीं, लेकिन अध्ययन करो। जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसके ऊपर कृपा बरसती रहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? अपन तो भूल ही जाते हैं कहां से कहां आते हैं। चलो कोई नहीं, ऐसे ही होता है। असंगत कथन चुनिए। अच्छा, और ये गजब मित्रों, 3rd ग्रेड में एक नया टॉपिक जुड़ा है, वो है रचना, बनावट, व्युत्पत्ति। हाँ गुरुजी पुस्तकालय में चलेगा। मुमूर से फिर से देखो, आपने अलग लिखा है, देख लेंगे। यदि कोई भी उसमें हुआ बुनिश तो मैं बता दूंगा। चलो पहले इस पे आओ। अब सुनो, पहले इसका आंसर दो मुझे, आप आंसर दीजिएगा सभी साथी। फिर उसके बहुत शानदार अगले 5 मिनट में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। बताइए इसका आंसर बताइएगा। योगेश्वर योग और ईश्वर से बना है, योगीश्वर योगिन और ईश्वर से बना है। योगेश्वर में गुण संधि है, योगीश्वर में न लोप व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि है। डी आंसर दे रहे हैं। चलो मैं इसका आंसर एक बार डी मान लेता हूं, लेकिन मित्रों ध्यान रखो, जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। 2 शब्दों या 2 शब्दांशों के योग से निर्मित ऐसा शब्द जिसका अर्थ खंडों के अनुरूप हो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बहुब्री समास से उदाहरण जो है वो यौगिक शब्दों में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। 2 मिनट के लिए क्या आप लोग सीखना चाहते हैं, हाँ या ना? बताइएगा सभी साथी, थम्स अप करें या पढ़ रखा है। यदि पढ़ रखा है तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूं, नहीं पढ़ रखा है तो बताइएगा। कल पढ़ाया था आपने ऐप में, हाँ बिल्कुल, हाँ सुमन चारण कल पढ़ा दिया, चलिएगा ओके। तो मैं आपको आगे केवल इतना कहूंगा कि बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, एक तो रूढ़, एक कौन सा? यौगिक, एक कौन सा? यौगिक, और एक कौन सा? योग रूढ़। अब पहले तो ये ध्यान रखो, जितने भी साथी, अभी कितने साथी देख रहे हैं क्लास को? 700 लोग देख रहे हैं। मित्रों ये ध्यान रखो कि ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, आज के बाद में मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन रहेगा कि ढ के नीचे बिंदु मत लगाना। पहली बात, बोलो नहीं लगाएंगे। अरे रूढ़ शब्द इसको ऐसे लिख देते हैं, रूढ़ को गलत हो जाता है। ये ढ में बिंदु आएगा कहां से? ये तो 11वीं शताब्दी में इसका हैप्पी बर्थडे था। ड़ और ढ तो हिंदी के नव विकसित वर्ण है, कान खोल के सुनो। तो रूढ़ शब्द तो, रूढ़ तो परंपराओं से चला आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना। अभिधा में रूढ़ ही होते हैं, आगे बात करेंगे। तो रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, जिस शब्द का कोई खंड नहीं होता है, अर्थात जो अखंडनीय होता है, वह रूढ़ शब्द होते हैं। जिन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, वह अखंडनीय होता है, वह रूढ़ शब्द होता है। जैसे मैंने कहा लोटा है,
मैंने कहा गर्म है, मैंने कहा दूध है, मैंने कहा चाय है, मैंने कहा घोड़ा है, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सारे के सारे बहुत सारे लिख सकता हूं, लेकिन चलो मुझे बहुत सारी चीजें आज आप लोगों के साथ करनी है और समय हुआ जा रहा है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं, पहली बात रूढ़ में ध्यान रखना, रूढ़ शब्द वह है जिसमें न तो कोई संधि है, कोई संधि नहीं, काट दो, कोई जिसमें समास नहीं, ऐसा शब्द जिसमें कोई संधि नहीं, जिसमें कोई समास नहीं, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं, वह सब रूढ़ शब्द है। यह सबसे सरल टॉपिक है। तो रूढ़ शब्द को पहचानने का तरीका क्या है? जिसके खंड नहीं होते, कपड़ा, रोटी, कमल, हाँ बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मैं तो यही लिखा है। अब देखो घोड़ा, अब ये घोड़ा शब्द का आप खंड करो कि घो और डा। मैंने आपको बताया ना कि मैं एक बार जो है कक्षा में पढ़ा रहा था, मैंने कहा देखो खंड नहीं होते। एक बच्चा कहता है मैं करता हूं सर, मैंने कहा क्या कि घो और डा, एक कहता है कि घ और ओड़ा। अब ये ऐसे बेतुकी चीजों से नहीं, ध्यान रखना, जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता है वह रूढ़ शब्द होता है। जिसमें संधि हो, जिसमें समास हो, जिसमें कोई उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये जो शब्द संरचना के जो चार तत्व हैं, इन चारों में से कोई एक उसमें हिस्सा ले रहा है, तो आपकी क्लास का टाइम क्या है? कोई टाइम नहीं है, बिना टाइम की क्लास है, ये कभी भी आ जाती है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जिसमें हो, यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो तथा खंडों का, जिसके खंड किए जा सके, खंड किए जा सके, खंड किए जा सके, और खंडों के अर्थ के अनुसार ही जिसका अर्थ हो, खंडों के अर्थ के अनुसार ही जिसका अर्थ हो, अर्थ के अनुसार ही जिसका अर्थ हो, अनुसार ही जिसका अर्थ हो, अनुसार ही जिसका अर्थ हो, वह यौगिक है। हमारे जितने भी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं यौगिक है, जितने भी प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं यौगिक है। समासों में बहुब्री समास को छोड़ करके सारे के सारे शब्द यौगिक है, और संधि में सारे के सारे शब्द यौगिक होते हैं, लेकिन बहुब्री समास उसमें नहीं होना चाहिए। योगरूढ़ जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? सुनो, जिसमें उपसर्ग हो, जिसमें प्रत्यय हो, जिसमें संधि हो, जो जिसमें समास हो, समास हो, जिसके खंड किए जा सके, खंड किए जा सके, खंड किए जा सके, जिसके खंड किए जा सके, और खंडों से भिन्न अर्थ हो, खंडों से भिन्न अर्थ हो, खंडों से भिन्न अर्थ हो, और चौथा जहां पर बहुब्री समास हो वो योगरूढ़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आगे लिए चलता हूं, बस ये बताना था। हाँ साथियों ये चलिएगा, अध्यापक लेवल 2 ये आपका जो है हिंदी कक्षा 6 से 8 नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह यौगिक शब्दों की श्रेणी में आएगा? मैं आपसे व्याकरण पढ़ना है, क्या करें बेटा? व्याकरण पढ़ रहे हैं, हद हो गई क्या? मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं क्या? ज्ञानी विचार, यहां क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलेगा, जिम्मेदारी होता है या जिम्मेवारी? जिम्मेवारी शब्द तो बाद में चला, वस्तुतः जिम्मेदार है, ये ध्यान रखना। जिम्मेवार शब्द भी है, वो गलत तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो 12वें प्रश्न में बी आंसर दे रहे हैं। कौन दे रहा है ये? भाविका शर्मा, ग्रेट। नैना डामोर बी, सृष्टि एजुकेशन बी बी बी। चलिएगा, इसका मतलब आपको आता है। मित्रों पाठशाला, पाठ के लिए शाला, घुड़सवार घोड़े पर सवार, रसोई के लिए घर। उदाहरण ये सारे के सारे समास के हैं, बहुब्री समास किसी में है नहीं। खंडों का जो अर्थ है वही उसका अर्थ है। इसका मतलब ये जो शब्द हैं वो शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द है। पीतांबर जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ तो पीला वस्त्र होता है, लेकिन ये भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए रूढ़ है, इसलिए योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर जो शब्द है लंबे उदर वाले को नहीं कहते हैं, गणेश गजानन के लिए आता है, इसलिए मतलब योग रूढ़ है। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहा, युद्ध में जो स्थिर रहा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को कहा जाता है, लेकिन इसमें बहुब्री समास भी है, वह जो युद्ध में स्थिर रहा, इसलिए योग रूढ़ है। कुशल शब्द जो है इसका आरंभिक निर्माण होता है कुशा और ल। कुशाओं को लाने वाले को अपन कुशल कहते थे। अब ये आरंभिक अर्थों में तो यौगिक शब्द था, अपने आरंभिक अर्थों में ये यौगिक शब्द था, लेकिन आजकल कुशाओं को लाने वाले को कुशल नहीं कहते हैं। जो किसी काम को निपुणता से करता है, किसी काम को चतुराई से करता है, वो विशिष्ट अर्थ का बोध होने के कारण कुशल शब्द जो है वो क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। इसका मतलब ये शब्द भी योग रूढ़ है। जलज, जलज में दो शब्द है, ज ल और ज। ज के नीचे नुक्ता लग गया है जो कि गलत है। ज का मतलब होता है जन्म लेना, जल से जन्म लेने वाला।
तो यहां पर यह ध्यान रखना है, जल से जन्म तो कई सारी चीजें लेती है, लेकिन जलज केवल और केवल कमल शब्द में रूढ़ है। याद रखना, कमल शब्द तो रूढ़ है, लेकिन जलज शब्द जो है वो योग रूढ़ है। इसी प्रकार से जैसे पंकज शब्द है, पंकज का अर्थ भी कमल होता है। कमल शब्द तो रूढ़ है, लेकिन पंकज ये शब्द है ये योग रूढ़ है, क्योंकि पंकज शब्द के दो खंड होते हैं, पंक प्लस ज। पंक कहते हैं कीचड़ को, ज कहते हैं जन्म लेने वाले को। कीचड़ से न जाने कौन कौन सी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज शब्द रूढ़ हो गया। और ये शाम, पुस्तक और अधर, इनके खंड नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, तो ये जो शब्द हैं कैसे शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। बी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। सभी साथी इसका एक बार आंसर दीजिएगा, सभी साथी इसका एक बार आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। चलिएगा, अर्थभेद की दृष्टि से एक बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने है। पुल्लिंग या पुल्लिंग शुद्ध है? देखिए, ये पुल्लिंग जो है ये अशुद्ध है, ये पुल्लिंग जो शब्द है ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है पुल्लिंग, शुद्ध शब्द है पुल्लिंग। और इसको जांचना है तो वामन शिवराम आपटे का शब्दकोश देखिएगा, उससे बड़ा कोई भारत की भूमि पर वर्तमान में शब्द को लेकर के कोई भी प्रमाण नहीं होता। तो पुल्लिंग शब्द शुद्ध है और संधि विच्छेद होता है पुम और लिंग। पुम कहते हैं पुरुष को और लिंग कहते हैं चिन्ह को। ये जो म था उसका तो अनुस्वार बन गया, डबल ल का जो है यहां पर आगमन हो जाएगा। संस्कृत की व्याकरण प्रक्रिया से साफ नहीं दिखाई दे रहा है जी। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? किसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार सभी साथी बताइएगा। और चलिए मित्रों, डी आंसर। जलद जो है जल को देने वाला, जलद क्या होता है? बादल होता है। जलद किसको बोलते हैं? जल को देने वाला। और जलज जल में जन्म लेने वाला। तो बादल और कमल होगा, कमल और बादल नहीं होगा। क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है? अवधि, अवधि जो है वो समय सीमा होती है और अवधि जो है वो एक भाषा है। धी छोटा होगा तो समय सीमा होगी, अवधि धी बड़ा होगा तो एक भाषा होगी। ये ग्रह जो है वो नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड होता है, इसका मतलब ये तो ये होता है, और ये गृह घर होता है। ये तीनों ही असंगत थे। अपत्य जो है वो संतान को कहते हैं, ये ध्यान रखना। और पथ्य का अर्थ है खाने योग्य, जो पथ्य पीने योग्य हो वो पथ्य होता है। अपत्य जो बीमार के लिए उपयुक्त नहीं हो, अपत्य होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय मित्रों, जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची जो शब्द हैं, जल के पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं, इसमें जब हम द जोड़ देते हैं तो ये बादल बन जाता है। जैसे पयोद शब्द है, पय द, पयोद विसर्ग संधि का उदाहरण है। वारिद शब्द है, वारिद है, अंबुद है, ये सारे के सारे जल के जो पर्यायवाची है उसमें द जोड़ दोगे बादल बन जाएगा, जा जोड़ दोगे कमल बन जाएगा, धी जोड़ दोगे समुद्र बन जाएगा, धी जोड़ दोगे समुद्र बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको लिए, जैसे वारी धी, वारी और धी, वारी अर्थात वारी जल को धी धारण करने वाला समुद्र होता है। और वारी ज, वारी अर्थात जल से, ज अर्थात जन्म लेने वाला कमल होता है। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प के समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद असंगत है? ये खंजन जो है वो खंजन एक छोटी सी चिड़िया होती है। देख सकी ये खंजन आए, देख सखी निरख सखी ये खंजन आए। आप शब्द महान पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य पुरुष के उत्तम पुरुष। सर यौगिक विशेषण कौन सा है? यौगिक विशेषण बताओ कौन सा शब्द, लिखो बेटा। खंजन जो है वो एक छोटी चिड़िया होती है और खंजर जो है वो कटार, खंजर घोंप दिया, खंजर कटार होती है। ओझर, ओझर पेट को बोलते हैं। और ओझल, ओझल हो गया अर्थात ओठ में चला गया, ओझल ओठ होगा होता है। क्या पूछा है? असंगत, ये तो संगत है। ये रहा। उर का अर्थ होता है हृदय। क्या है बोलो? हृदय होता है। और उरु जो है वो जंगा के लिए आता है। किसके लिए? जंगा। जंगा जो शब्द है वो तत्सम है और इसका तद्भव रूप बनता है जांग। ये जांग जो है वो तद्भव है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आसन, आसन का अर्थ है बैठने की जगह और आसन अर्थात निकट। जैसे मैंने कहा मरणासन, ये जो मरणासन जो शब्द है
यहां पर मरने को आसन अर्थात मरना जिसका निकट है। याद रखना जिस समस्त पद के अंत में आसन्न शब्द आ जाता है वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है। किसका? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है, यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह रहा, एकार्थी शब्द ईर्ष्या का उचित अर्थ किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है? सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। एकार्थी जो शब्द है वो किसके लिए? ईर्ष्या जो शब्द है क्या है? हाँ, ईर्ष्या। ईर्ष्या जो शब्द है, ईर्ष्या जो है वो मूल या अयोगिक या भाववाचक संज्ञा है। मूल अयोगिक या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। एकार्थी शब्द ईर्ष्या पूछा है, बोलो क्या आंसर होगा? 15 में 1 नंबर आंसर आप सब साथी बता रहे हैं। गुरुजी मिल्या सुख उपजे मारे हेली। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना स्त्रीणम न खादन न जीव मानस तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। अंतराग्नि में अंतराग्नि अंतर शब्द होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग कहते हैं। अंतरअग्नि शब्द होता है अंतरअग्नि न कि अंतराग्नि। अंतरअग्नि होता है न कि अंतरअग्नि। पहला इसको चुनना है। यदि ये विकल्प नहीं आए तो फिर अंतः और फिर अग्नि करके विसर्ग संधि का उदाहरण इसको अपन मान लेते हैं। पहला मौलिक तो यही है, ये यदि नहीं आए तो फिर भारी मन से मुझे तो 2 नंबर चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। आप शब्द महान पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ, अन्य पुरुष होगा। महान पुरुष का जब परिचय देते हैं तो आप शब्द के द्वारा किसी महान पुरुष का परिचय दिया जाता है तो वहां पर, अभी ये वापस करो आशिक नमकीन वाला, आप शब्द का द्वारा जब किसी महान पुरुष का परिचय दिया जाता है तो वहां पर जो आप शब्द होता है वह अन्य पुरुषवाचक होता है। आपके विषय में कोई बात कही जाती है तो वहां पर मध्यम पुरुष होता है, यह ध्यान रखना। और आपका अर्थ जब सेल्फ होता है, यू नहीं होकर के सेल्फ होता है, तब वहां पर निजवाचक होता है। आपके साथ में सा जुड़ जाता है तो वह गुणवाचक होता है। आप सर्वनाम के 4 प्रयोग आंशिक क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, यौगिक विशेषण कैसे? आंशिक बताता हूं। देखो, आंशिक ये यौगिक विशेषण इसलिए है क्योंकि ये अंश शब्द से बना है और यौगिक विशेषण का मतलब होता है जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो। तो अंश में एक जुड़ा तो आंशिक बन गया। इसी प्रकार से नमक शब्द है, नमक में ईन जुड़ेगा तो नमकीन। ये विशेषण जो बना है ये विशेषण स्वतंत्र विशेषण नहीं है, ये यौगिक विशेषण है। तो स्वतंत्र विशेषण कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा वह मेरा बड़ा भाई है तो बड़ा स्वतंत्र है, यह ध्यान रखना। अच्छा है, मोटा है, सुंदर है, तो ये स्वतंत्र है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वे अगले साल आएगा, वह अगले साल। जब कभी भी किसी समयवाचक की बात होती है, अगले साल में अर्थात पर का मतलब में हो जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष होता है। योगेश्वर जो शब्द है बता चुका हूं, जाने क्यों समस्या हो रही है। योग धन ईश्वर, योग और ईश्वर को जोड़ते हो तब शब्द बनता है योगेश्वर। अरे मैं बोलते बोलते थक जाता हूं लेकिन आप पढ़ते पढ़ते जो समझते नहीं हो। योगिन और ईश्वर, पहले न का लोप होगा, फिर ई और ई मिलकर के दीर्घ संधि भी हो जाएगी। पहली दृष्टि में न लोप व्यंजन संधि है, फिर दूसरी संधि में दीर्घ संधि है, तब ये योगिन और ईश्वर को जोड़ेंगे तो योगीश्वर शब्द बनेगा। योगीश्वर शब्द जो है उसमें 2 संधि है, न लोप दीर्घ संधि। योगेश्वर शब्द में केवल गुण संधि है। योग जो शब्द है वो युज धातु थी और युज धातु में जब अ जुड़ता है तब योग बनता है। ये योग जो शब्द है ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। अब तो मत पूछना कभी। चलो, कारक के को लेकर के एक दिन एक क्लास जो है। आत्मन शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। आत्मन का कारक बहुत उटपटांग लगता है। अटपटांग शब्द नहीं होता, ऊंट-पटांग क्या होता है? ऊंट-पटांग अर्थात ऊंट पर टांग, बेतु का कार्य करना अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष और साथ ही इसके अंदर अलुक तत्पुरुष समास भी है। चलो नेक्स्ट,
ये तो हुआ ही नहीं अभी। हाँ, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, ये ईर्ष्या होती है। दूसरों के प्रति घृणा, शत्रुता का भाव, ये द्वेष होता है। क्या होता है? द्वेष ऐसे शुद्ध होता है। कुछ लोग द्वेष को ऐसे सजा देते हैं और फिर सजा के देखते हैं, सजाना मत, गल फेल हो जाओगे। नेक्स्ट, हाँ ये देखिएगा, संस्कृत का अध्यापक लेवल 2 में ये पुस्तक भी संपूर्ण मार्केट में इस समय आपको उपलब्ध है। अध्यापक लेवल 2, और बहुत शानदार ढंग से लिखी गई पुस्तक है, ज्ञान वितान से आती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एकार्थी शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म अनुचित है? सभी साथी आंसर देंगे, बताओ क्या होगा? एकार्थी शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म अनुचित है? श्रद्धा, गुणवान के प्रति आदर भाव। पहले इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्या होगा बोलो? डी 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 चलिएगा। फिर क्या बताना है? सबको ही पता है, इतना पता होता है, ग्रेट। केवल शारीरिक वेदना, ग्रेट। ये केवल मानसिक वेदना नहीं होती। क्या होता है? केवल शारीरिक वेदना, शारीरिक वेदना, शारीरिक वेदना। शारीरिक जो शब्द है वो शरीर से बना है, शरीर में एक प्रत्यय जुड़ता है तब शारीरिक बनता है, और मनस मूल शब्द होता है, और मनस में एक जुड़ता है तब मानसिक बनता है। गुणवान के प्रति आदर भाव श्रद्धा है, भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव भक्ति है, दुख शारीरिक या मानसिक वेदना। दुख के 3 प्रकार होते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शब्द अधि और आत्मिक से बनता है। आध्यात्मिक एक होता है आदि भौतिक, आदि भौतिक अधिभूत से बनता है, और एक होता है आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख है, और इन्हीं दुखों में उलझा रहता है व्यक्ति, व्याकरण पर बाद में आता है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, प्रश्न आपके सामने फिर से एक चाहूंगा, सभी साथी इसका आंसर देंगे, बताइएगा क्या होगा? निम्न एकार्थी शब्दों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताइएगा। रचयिता जो शब्द है उसमें त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय है, और त्रिच का त्रिशेष रहता है। ग्राम सेवक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। रचयिता है, इसी प्रकार से कवयिता है, इसी प्रकार से भोक्ता है, इसी प्रकार से जो है जनयिता है। जनयिता जन्म देने वाला, ग्रंथ करता है, कर्ता शब्द में भी त्रिच प्रत्यय है। ये सारे के सारे, लेकिन इसका आंसर चलो आपने दे दिया है, और डी आंसर। मित्रों चलो एक बार देखते हैं। निंदा, निंदा का अर्थ है केवल दोषों बुराइयों को देखना, बुराइयां ऐसे शुद्ध होता है, तो पहले में गए, बिल्कुल सही है। आलोचना का अर्थ है गुण और दोष को समान रूप से विश्लेषण करना। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आलोचना की बात आती है ना, तो हमें लगता है कि अब तो लिखो बस, केवल और केवल जो है वो दोष ही दोष। आलोचना का मतलब केवल दोष नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अवस्था, ये कल शाम को मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला, उसके बाद में ये मैंने सोचा कि इस प्रश्न को सम्मिलित करना चाहिए। मित्रों, अवस्था जो होती है वो जन्म से वर्तमान काल तक का समय होता है। कैसे? जैसे मैं कह सकता हूं कि इस समय मेरी अवस्था 75 वर्ष है। कितने वर्ष है बोलो? 75 वर्ष है अवस्था। और आयु जो है संपूर्ण जीवन काल। और ये शुद्ध अशुद्ध में, वाक्य शुद्धि में बहुत बार प्रश्न आता है। जैसे मैंने कहा कि श्यामलाल जी 40 वर्ष की अवस्था में चले गए, तो ये गलत है। हाँ 75 ही है, ये ध्यान रखो। तो तभी तो इतना सीखा है हिंदी, संस्कृत, साहित्य, काव्य शास्त्र। तो अब देखो, मैं कह रहा था, मैंने कहा कि श्यामलाल जी 40 वर्ष की अवस्था में चले गए। तो अवस्था में नहीं जाता है कोई व्यक्ति, आयु में। ध्यान रखोगे, आज के बाद में गलत नहीं करोगे, बोलो हाँ या ना। अवस्था जन्म से वर्तमान तक का समय, आयु संपूर्ण जीवन काल। बोलेगा संपूर्ण जो जीवन काल है, सारा सरल की ढंग से बिल्कुल जो है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड चलेगा, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ग्रेड यदि आप हो गए हैं तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। अवस्था नहीं होती, हाँ चलेगा। सर नहीं लगते हो आप? हाँ मैं लगता नहीं हूं, लेकिन क्या है ना, यूट्यूब तो और सुंदर करके दिखा देता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं ना, तभी तो इतना पढ़ा रहा हूं मैं। चलो तो ये हो गया इसका 4 नंबर आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। बताइए संगत विकल्प। ये कई बार आप लोग इस ऊहा-पोहा में रहते हैं कि जीवन में जो है वो कैसे जो है आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है।
बहुत सारे साथी पूछते हैं किसी साधारण कार्य की जब शुरुआत होती है, हेलो एजुकेशन पर आइएगा, बिल्कुल वहीं पर रहेगा। किसी साधारण कार्य की शुरुआत, जैसे मैंने मकान आरंभ किया है, साधारण कार्य की शुरुआत। और रुके हुए कार्य, रुके नहीं है, ये रुके हैं, रुके हुए। देखो मैं मेरे जितने भी टाइपिस्ट है ना, 2 3 4, उनको सबको हिंदी सिखाता परेशान हो गया, लेकिन ये सीखते ही नहीं है, गड़बड़ करते हैं। रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना, यह ध्यान रखना। यह प्रारंभ, प्रकृष्ट आरंभ। आरंभ जो शब्द है, आरंभ है प्रचंड, तो आ उपसर्ग है इसमें, यह ध्यान रखना। प्रारंभ में प्र उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, रम मूल शब्द है, एक जोड़ देते हैं तब यह शब्द बनता है प्रारंभिक। प्रारंभिक, ऐसे आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को पुल्लिंग का अपवाद क्यों माना जाता है? पृथ्वी को पुल्लिंग का अपवाद क्यों माना जाता है? नहीं बता मुझे तो, क्यों माना जाता है? पृथ्वी तो घूमती है, घूमता थोड़ी है, कहां पड़ा है? चलेगा। श्री गणेश, किसी शुभ कार्य की परियोजना का शुभारंभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये ध्यान रखना। गजानन गणाधिभूत सेविथम कपित्थ जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। निधन शब्द व्याकरण जब पुस्तक के रूप में होता है तो स्त्रीलिंग है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में होता है तो पुल्लिंग है, व्याकरण वैसे देखा जाए तो स्वतंत्र देखा जाए तो व्याकरण पुल्लिंग है। चलिएगा, क्योंकि अन प्रत्यय जुड़ा है इसमें, बी आंसर दे रहे मित्रों। निधन शब्द का प्रयोग होता है महान परोपकारी व्यक्ति के देहांत के संदर्भ में, और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि हमारा निधन होना चाहिए, मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए। मृत्यु और निधन शब्दों का अंतर है, यही तो शब्दों की सभ्यता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म मृत्यु ध्रुवस्य तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म हुआ, उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन हमारा मृत्यु नहीं, निधन होना चाहिए। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, स्पष्टीकरण छोड़ो। अब अच्छा प्रश्न आपके सामने, 20वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों। क्या है? व्याकरणिक विशेषताओं के संदर्भ में सुमेलित विकल्प चुनिए। कौन कहता है कि अकेले जिंग जीती नहीं जाती? कौन बन के कोई सूरजमल जंग में उतरे तो सही? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये देखो शब्द जो है ना, वो आपके अंतःकरण पे लगने चाहिए मित्रों। अच्छी बात है, आपकी अवस्था बता दी, मेरी चिंता हो गई। कोई नहीं, चिंता की बात नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेंगे अगली क्लास में। चलो कोई नहीं, और मैं आपके साथ हूं अभी बहुत लंबे समय तक, अगले 60 साल तक, चिंता मत करो। चलो, तो यहां पर व्याकरणिक विशेषताओं के संदर्भ में सुमेलित विकल्प नहीं है। बताओ क्या नहीं है? वह कक्षा में सो जाता है। मित्रों ये बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। इसमें वह का पद परिचय है। क्या है बोलो? पद परिचय। पद परिचय एक स्वतंत्र बिंदु है, लेकिन मैंने एक प्रश्न इसमें सम्मिलित किया है इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए। मित्रों इसमें वह कक्षा में सो जाता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात समझ में आ गई? और कौन सा पुरुषवाचक है? अन्य पुरुष है। ओके, अन्य पुरुष है। फिर वह सो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, और ये वह जो है वो एक वचन है, इसका बहुवचन वे बनता है, और इस वाक्य में वह कर्ता कारक का काम कर रहा है। इसका मतलब वह की जो विशेषताएं थी वो बिल्कुल संगत है, कहीं असंगत नहीं है। यह पुस्तक किसकी है? इसमें यह पुस्तक, इसका आंसर दीजिएगा। बी आंसर दे रहे हैं, बी बी बी। अगली 10 साल, बिल्कुल 10 साल घटाते हुए आ जाएंगे, फिर एक दिन जो है सही पे आ जाएंगे, चिंता मत करो। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आनंदित हूं, आह्लादित हूं कि मैं योग्य साथियों को पढ़ा रहा हूं। निश्चित रूप से ईश्वर करे आप सब सफल हो। मित्रों ये बहुत सूक्ष्म सा अंतर था, लेकिन आपने इसको पहचान लिया। यह जो है वो पुस्तक का विशेषण है, तो ये पुल्लिंग नहीं हो सकता, स्त्रीलिंग है। बाकी सब विशेषताएं ठीक है, देख लेना, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक किसकी है? एक वचन है,
पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, क्या है ये स्त्रीलिंग है, पुस्तक विशेष्य का विशेषण है। तो यहां पर बी आंसर। बहुत शानदार आप लोगों ने उत्तर दिया है निश्चित रूप से। यह है मेरा आज का युवा। कल हमने ताजमहल देखा, कल क्या है, अव्यय है, लेकिन कौन सा अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है बोलो, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और देखा क्रिया का विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, रट के डालो, रट लो रट लो रट लो। एक एक हिंदी व्याकरण आप में साक्षात आ जानी चाहिए। हिंदी व्याकरण बिल्कुल आपके साक्षात आकर के अंदर खड़ी हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो पूजा ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पढ़ी का सकर्मक क्रिया है क्योंकि पुस्तक कर्म है। पढ़ धातु भूतकाल में है, यह ध्यान रखना। स्त्रीलिंग है क्योंकि पुस्तक के रूप में आता है, एक वचन है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, असंगत कथन का चयन कीजिएगा। बताइएगा क्या होगा असंगत कथन का। तद्भव कौन सा शब्द है, तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द है। तद्भव जो शब्द है, तद्भव पहले से ऐसे लिखो, ये तद्भव का संधिच्छेद होता है तत् और भव, और तत् और भव त का द हो जाएगा, इसलिए तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की पूछ रहे हैं तो ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आएगा। तत्सम शब्द है, लिख लो। अच्छा प्रश्न पूछा है जिसने भी पूछा है, धन्यवाद का पात्र है। मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, पढ़ नहीं पाए, चलेगा। हाँ मित्रों बताइएगा। 21 में डी आंसर दे रहे हैं, बी अल्पप्राण। बी अल्पप्राण महाप्राण होते हैं। ओहो, आरएस में पूछा गया है, चलिएगा। ओके 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 मित्रों, आइए मैं लिए चलता हूं। सारे के सारे स्वर घोष होते हैं। हमारे गले में एक, ये जो गला है इसमें एक स्वर तंत्री होती है। वो स्वर तंत्री जब उच्चारण करते हैं तो सीधी की सीधी हवा निकल जाती है बाहर, तब तो ये होते हैं अघोष। अघोष मानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज नहीं होती, नाद नहीं होती, और ये ऐसे फड़फड़ाती हुई हवा निकलती है तो उसको हम बोलते हैं घोष। अब यहां पर क ख ग घ और ng, अंग क्या है बोलो, ng। आजकल तो सब जगह ये ड़ हो गया है। क ख ग ग अंग बोलो, क ख ग ग अंग। आज के बाद में वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन यदि कोई भी साथी इसको ड़ बोलता है तो बोलना बंद कर दे। इसमें आरंभिक 2 वर्ण अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा और 5वां ये घोष होते हैं। ये घोष होते हैं। सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं, ये ध्यान रखना है। और य र ल व भी घोष होते हैं, य व र ल भी घोष होते हैं। सारे के सारे स्वर जो घोष होते हैं उसके साथ ही अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि स्वरों को बोलने में ज्यादा प्राण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, मात्रा केवल स्वरों की होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। व्यंजन को मानते हैं आधा मात्रा, व्यंजन की मात्रा गिनी जाती है, उसकी आधी मात्रा गिनी जाती है। एमपी टेट में ये प्रश्न आया था। स्वरों के आधार पर ही हम कहते हैं कि कोई स्वर ह्रस्व है, कोई दीर्घ है, या फिर वो प्लुत है। एक मात्रिक जो है वह ह्रस्व है, द्विमात्रिक जो है वो दीर्घ है, और त्रिमात्रिक जो है परीक्षा। ये परीक्षा जो है, छोटे वाला परीक्षा जो है, इसका अर्थ होता है कीचड़। ये परीक्षा देने जा रहा हूं मतलब कीचड़ देने जा रहा हूं। और दूसरे वाला परी और ईक्षा, चारों ओर से देख करके दूंगा, ये परीक्षा परीक्षण के लिए आता है। दूसरा शब्द यह है। मुख और नासिका दोनों से उचित वर्णों को अनुस्वार वर्ण कहा जाता है। ये बिल्कुल गप है, अनुस्वार नहीं कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो केवल नासिका होता है। और अनुस्वार कौन से होते हैं, हमारे जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों के जो पंचम वर्ण जिनको हम नासिक के कहते हैं, इनका दूसरा नाम ही नासिक के होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, य म ग ण और न। ये जो 5 है इनका उच्चारण स्थान जो है केवल नासिका होता है। तो मुख और नासिका दोनों जिसका उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक कौन होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला ये क्या है, इसको आप मुंह और नाक दोनों से बोलोगे और बोलोगे आ। क्या बोलोगे, आ। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। अब ये सघोष कौन सा है, तो सघोष का मतलब है 3 4 5। ये देख लो 3 4 5 सघोष, 2 नंबर वाला सघोष है। अघोष कौन सा है, 1 नंबर वाला अघोष है। तो 2 1। अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण तीसरा चौथा होता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। नहीं 2 नंबर कैसे हो जाएगा, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं भी। हाँ, अल्पप्राण जो है ऐसे होगा। अल्पप्राण 4 नंबर है। अल्पप्राण जो है वो ये है 1 3 5, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। और महाप्राण जो है वो दूसरा और चौथा होता है। दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण ये महाप्राण होते हैं। तो यहां पर ये 3 नंबर हो जाएगा। इसको मिला लेना, जो भी आंसर आएगा आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा।
कंठ तालु उच्चारण स्थान किसका है? ए आई का है। कंठोष्ठ किसका है? ओ औ का है। नासिका किसका है? य और म का है। और दंतोष्ठ किसका होता है? व और फ का होता है। मिला लेना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हंसा था हंसा था जो उड़ गया। सर क्लास रुक कर चल रही है, क्या क्लास रुक करके आ रही है क्या? सभी साथी एक बार बताइएगा। सर आपने तो जोश और जोश पहचान तरीका बताया, उसमें मेरे इस प्रकार के सभी सवाल सही होते हैं। बोले चलिएगा, डिंपल जांगड़ जो भी है। चलो क्या होगा बताओ? हंसा था सो उड़ गया रे, कागा भया दीवान। कितनी सुंदर बात है, हैली में आता है ये। हंसा था सो उड़ गया रे, कागा भया दीवान रे, कागा भया दीवान। चलेगा। भले लोगों के स्थान पर हंस भले लोगों का प्रतीक है, कागा बुरे लोगों का प्रतीक है। अब किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास है? किस विकल्प में अलुक? आज क्लास रुक रुक करके आ रही है, क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अलुक तत्पुरुष, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। अलुक तत्पुरुष समास जो है, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास है? सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। अलुक तत्पुरुष समास वाला जो है, पहले आंसर दो। 25 में बी, 25वां ही है ना, 25 में बी, बी। चलो 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 एक बार देखता हूं। युधिष्ठिर, इसका मतलब आपको आता है। युधिष्ठिर सर्वव्यापी, सबको व्याप्त करने वाला, कर्म तत्पुरुष या फिर बहुब्री। दिग्विजय, दिशाओं पर विजय, अधिकरण तत्पुरुष। दिशाओं पर विजय, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और पवन से चलने वाली, पवन से चलने वाली है जो चक्की, है जो चक्की। ये जो शब्द है, ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अलुक का मतलब होता है जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, जिसमें विभक्तियों का अर्थात विभक्ति सहित कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है। मैंने अलुक समास का एक बहुत अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप लोग वहां पर भी इसको देख सकते हो, जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, लोप नहीं होता। तो यहां ध्यान रखो, जैसे युधिष्ठिर है, ऐसे ही एक शब्द होता है मनसिज, ऐसे ही एक शब्द होता है मनोज, मनोज, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक शब्द होता है सरोज, ऐसे ही एक शब्द होता है सरसिज, क्या होता है? सरसिज। ऐसे ही एक शब्द होता है कर्तरी प्रयोग, क्या होता है? कर्तरी प्रयोग। ऐसे ही एक शब्द होता है कर्मणी प्रयोग। ये सारे के सारे अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और आजकल ये पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक शब्द होता है खेचर, इसी प्रकार से युधिष्ठिर तो आ ही गया। इसी प्रकार से एक शब्द होता है थानेदार, क्या होता है? थानेदार। इसी प्रकार से एक शब्द होता है आत्मने पद, क्या होता है? आत्मने पद। इसी प्रकार से एक शब्द होता है प्रश्मेय पद। एक शब्द जो है वो होता है आपका मृत्युंजय, क्या होता है? बोलो मृत्युंजय, क्या होगा? बोलो मृत्युंजय। तो ये तमाम जो शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये तमाम जो शब्द हैं, तीर्थंकर शब्द है, अंतेवासी शब्द आता है, अंतेवासी शब्द है, ये भी ध्यान रखना। इसी अंतेवासी शिष्य के लिए आता है। और इसी प्रकार से खेचर बता चुका हूं, वाचस्पति शब्द इसमें आप एक और लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है वो अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मध्यम पदलोपी तत्पुरुष पवन चक्की की तरह ही एक शब्द होता है मधु और मक्खी, मधु को एकत्र करने वाली है जो मक्खी। और इसी प्रकार से एक वन में रहने वाली मक्खी, वन मक्खी होता है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी शब्द है, रेल पर चलने वाली है जो गाड़ी। इसी प्रकार से बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी जो है वो बैलगाड़ी है। इसी प्रकार से दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा। इसी प्रकार से रस में डूबी हुई है जो मलाई, रस मलाई होती है, क्या होती है? रस मलाई। खाने का टाइम हो रहा है शायद, रस मलाई होता है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अच्छा प्रश्न आपके सामने है, किस जगह आई है बरसात? गांधी या गांधी, बहुत बार बता चुका हूं। मूल शब्द होता है गंधिन, क्या होता है? गंधिन। और गंधिन का ये तत्सम शब्द है और तत्सम शब्दों पर कभी भी अनुस्वार नहीं आता। गांधी ही शुद्ध है, इसमें कोई शंका नहीं है। रामगढ़ी नींद में सोता है सर, अकर्मक? हाँ अकर्मक होगा, अकर्मक होगा, नींद में सोता है।
जयपुर रजई जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक नहीं आए तो गुणवाचक कर लेना। सर मैंने हिंदी व्याकरण का कोर्स लगा दे रखा है, नीट के लिए निकल गया है, चलेगा। इसका आंसर दीजिएगा साथियों। क्या पूछा है? केवल एक उपसर्ग युक्त शब्द है। समाधि जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। इसका मतलब समाधि में एक नहीं दो है। उपाधि में उप उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। इसका मतलब यहां पर भी एक और दो है। व्याप्ति जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग है और आप मूल शब्द है और ती प्रत्यय है, आपती एक ही उपसर्ग है। अध्यापक जो शब्द है उसमें अधि उपसर्ग है, आप मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। मूल शब्द का मतलब धातु है, एक ही उपसर्ग है। सही आंसर ये हो जाएगा। निरभिमान जो शब्द है उसमें दो है, एक निर है एक अभि है और मान मूल शब्द है। इस निरभिमान की जगह कुछ लोग निराभिमान लिखते हैं जो कि गलत है। निराभिमान कोई शब्द नहीं होता। अधिसूचना में एक उपसर्ग है। व्याख्याता जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ख्या मूल शब्द है और त्रि प्रत्यय होता है। त्रि का शेष रहता है पुल्लिंग में ता, स्त्रीलिंग में बन जाता है त्रि, तो दो उपसर्ग हो गए। व्याघात जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और घात मूल शब्द है। वी और आ के मध्य यण संधि होकर के व्याघात शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, बताइएगा। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आवश्यक, आरण्यक, आ उपसर्ग है क्या? सभी साथी जितने भी देख रहे हैं यरलव्य में शुद्ध है। हाँ पता नहीं सुमित्रा पुनिया बेटा कौन सी चीज का कह रही हो। ए होगा 100%। ये कौन है 100%? मोनू देवड़ा। चलो असंगत विकल्प प्रिय मित्रों, आ उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। अवश्य शब्द है और अवश्य के साथ में जब अक जुड़ता है तब आ दिखता तो है लेकिन इसके अंदर आ उपसर्ग नहीं है। आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बनता है। अरण्य जंगल को कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ होता है जिसको जंगलों में पढ़ते हैं। आरण्यक में आ दिखाई देता है नहीं। अधुना शब्द है। अधुना शब्द में अधुना शब्द जो है उसमें इक जुड़ता है तब यह शब्द आधुनिक बनता है। इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। सोकुमारी जो शब्द है इसमें सु उपसर्ग है क्योंकि सु उपसर्ग था और कुमार, कुमार में कु उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है, कु उपसर्ग नहीं है। सुकुमार शब्द में यह प्रत्यय जुड़ता है तब भाववाचक बनता है, आदि वृद्धि हो जाएगी और शब्द बनेगा स्वौ कुमार्य। क्या बनेगा? स्वौ कुमार्य। विश्वंभर में विश्व का भरण पोषण करने वाला, यहां पर तत्पुरुष के साथ में बहुब्री, फिर बहुब्री करोगे चलेगा। वन में रहने वाला है जो मानुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास होगा। सुनील पूछ रहे हैं। मित्रों स्वस्तिक शब्द बहुत अच्छा शब्द है, सभी साथी ध्यान दीजिएगा। सु उपसर्ग है, उक्ति मूल शब्द है, शब्द बनता है स्वस्ति और स्वस्ति के साथ में क प्रत्यय जुड़ता है तब स्वस्तिक शब्द बनता है। ये हमारा जो स्वस्तिक जो होता है आप सब साथी जानते हैं, आप सब साथी जानते हैं ये वाला जो होता है ये स्वस्तिक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हाँ चलिएगा। तो यहां पर यह स्वस्तिक ही शब्द होता है, स्वास्तिक कोई शब्द नहीं होता है। स्वास्तिक कोई भी शब्द नहीं होता है। आनुभाविक जो शब्द है आप जानते हैं, अनु उपसर्ग था और भव मूल शब्द था। इक प्रत्यय जुड़ने से अ जो था अनु का उसका आ हो गया। आनुपातिक में भी अनु उपसर्ग था, पात मूल शब्द था, इक प्रत्यय जुड़ गया आनुपातिक। पराभव और पराकाष्ठा जो है इन शब्दों में भी आपको ध्यान होना चाहिए, परा उपसर्ग है। नेक्स्ट लिए चलता हूं। विश्वंभर बता चुका हूं, वन मानुष बता चुका हूं, और कोई हो तो बताइएगा। अच्छा ये बताइएगा, आप और हिंदी और संस्कृत के भगवान लगते हैं, ये आपकी कृपा है साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो शुद्ध अंतस्थ होगा, यह और वह शुद्ध अंतस्थ है। मेरे पास जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको ईमानदारी से आपके सामने लाता हूं। हाँ ये एक पालीवाल है, मिस्टर पालीवाल, वो सभी साथी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं सबको। क्या ये कलर आपको सही नहीं लगता? एक बार अपनी सारे वोटिंग दीजिएगा, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये रंग आपको सही, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा कोई रंग मुझे जो भी लगा उसमें ये सबसे बेस्ट है। स्क्रीन का रंग क्या बदल देना चाहिए, हाँ या ना? कल ऐप पर क्लास होगी 3 घंटे की आपका जो सॉल्यूशन है वो, और साथ ही एकार्थी शब्दों की क्लास होगी कल ऐप पर, आज नहीं होगी। ये सही है, ग्रीन करो एक बार आप सभी साथी जो हैं। रचयिता में त्रिस प्रत्यय है, ठीक है, सही है, बदलाव करो।
ना। फुल हिंदी पढ़नी है, मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करें, वहां पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो है, साहित्य जो है, काव्य शास्त्र जो है और संस्कृत संपूर्ण पढ़ाई गई है। चलिएगा, अब मैं देखूंगा क्या करना है, क्योंकि 50-50% है। मित्रों, कारकीय दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। मैं चाहता तो था कि इस प्रश्न को आपके सामने बहुत विस्तार से मैं लिखूं, लेकिन आप लोग कमेंट करके और बताइएगा जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद में कि ये कलर चेंज होना चाहिए क्या, क्योंकि यही मैं ऐप पर चलाता हूं, यही यूट्यूब पर चलाता हूं। यदि आपको समस्या आती है तो फिर जो है मुझे अच्छा लगेगा, यदि मैं चेंज करूंगा तो। चलिएगा, ओके, कारकीय दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिएगा। प्रिय मित्रों, कारक के बारे में एक पूरी क्लास में लेने वाला हूं, क्योंकि आज बहुत सारे साथियों ने कहा है कि कारक को लेकर के कुछ संदेह होते हैं। स्वामी सेवक को कंबल देता है, यहां पर को कारक चिन्ह आया है, तो यहां पर आमतौर पर अपने को यह समझ में ये आता है कि कर्ता के साथ न जुड़ा होता है और कर्म के साथ को जुड़ा होता है, और करण जो है उस करण के साथ से या के द्वारा जुड़ा होता है, और हम इन विभक्तियों के चिन्ह देख करके कारक का निर्णय करते हैं, तो ये गलत है। जो मैंने अभी कहा उसको आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कहा कि विभक्तियों के चिन्ह को देख करके कारक का निर्णय यदि करते हो तो आप गलत ट्रैक पे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे कारक मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, किसी के पास पूरा कोर्स नहीं है तो वहां से भी देख सकते हैं। अधिकरण जो कारक है, अधिकरण कारक का भी एक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से जो है वो पार्थक्य के योग में होता है। अधिकरण जो है उसमें आप जानते ही हो, संबंध जो है, ये क्या हो गया, अधिकरण नहीं अपादान, अधिकरण नहीं अपादान, अधिकरण नहीं अपादान, अपादान जो कारक है उसमें से होता है, और जो संबंध होता है उसमें का के की रा रे री ना ने नी 6 होते हैं, 9 होते हैं, का के की रा रे री सब जानते हो। अधिकरण जो है उसका मैं पे पर होता है, मैं पे और पर, मैं पे और पर होता है, और संबोधन जो है उसका है और अरे होता है। मित्रों, ये जो विभक्ति चिन्ह है इसको देख करके आप यदि कारक चिन्ह को सही या गलत करने लगोगे तो ये प्रश्न गलत होगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर को, यहां पर देखो, यदि दान अर्थ हो, यदि दान अर्थ हो, दान अर्थ का मतलब क्या है, कोई वस्तु यदि किसी को कोई वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, कोई वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, तो वो जो होगा वो संप्रदान होगा। तो यहां पर को कर्म चिन्ह नहीं है, ये संप्रदान कारक बिल्कुल ठीक है। शाम सिर से गंजा है, संस्कृत में एक सूत्र है ये ना अंग विकार, किसी भी अंग विकार से, अंग विकार जो है यदि अंग में कोई विकार है उससे हम जानते हैं, तो गंजा शब्द आने के कारण यहां पर अपादान नहीं होगा, यहां पर करण कारक होगा। यदि आपके पास ये हिंदी व्याकरण माला पुस्तक है, मेरे पास होगी कहीं, यहां पर मैं बताता हूं आपको, हिंदी व्याकरण माला यदि पुस्तक है तो मैंने शायद भारत में पहली बार, ये पुस्तक आप लोगों के पास होगी, भारत में पहली बार इस पुस्तक में मैंने कारक प्रकरण को लेकर के तमाम चीजों को खोल करके रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। राधा अजमेर से कानपुर जा रही है, अजमेर से अलग हो रही है, अपादान कारक बिल्कुल सही है। बालकों में विक्रांत वफादार है। मित्रों, जब बहुतों में से एक को अच्छा बताया जाता है, बहुतों में से एक को अच्छा बताया जाता है, बहुतों में से एक को अच्छा, जब हम बहुत सारी चीजों में से एक को अच्छा बताते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो ये बाकी सब ठीक है, इसमें बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। सुंदर प्रश्न है, राहुल सर की करंट की क्लास लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे, थोड़ा सा जो है समय दीजिएगा। प्रमुख कवि को भी रचनाओं के साथ पढ़ाओ, प्रेमचंद मखनलाल, हाँ ये मैंने पढ़ा चुका हूं, कितनी बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी यदि आपका कोई वो है तो बता दीजिएगा। स्वास्थ्य में उपसर्ग स्व है, स्व उपसर्ग के साथ में स्थ जुड़ता है और उसके साथ में यह जुड़ता है, तब शब्द बनता है स्वास्थ्य। क्या बनता है? स्वास्थ्य। चलेगा। कर्ता कर्म समझ में नहीं आता, आज की क्लास में यदि मैं समझाने लग गया तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहूंगा कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें निश्चित रूप से कारक प्रकरण के कुछ अच्छे प्रश्न लूंगा ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो। मित्रों, प्रश्न आपको केवल अभ्यास करवाते हैं, किसी भी बिंदु को हमें बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। भाई बहन को 100 रुपए देता है, 100 रुपए वापस नहीं लेगा भाई यहां, इसलिए यहां पर जो है देता, देना अर्थ जो है वो ध्यान रखना। सर मैं हैंडीकेप्ट हूं, मुझे
ईओ का कोर्स चाहिए, बिल्कुल हैंडीकैप्ड है तो आपको जो है 30 से लेकर के 40% तक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। टेक्निकल टीम से मदद लें। असत्य कथन चुनिए। समाज, कुटुंब, दल उक्त पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। बी आंसर आप दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। मित्रों, समाज है, कुटुंब है, दल है, ये सारी की सारी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, बिल्कुल सही है। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव स्त्रीलिंग होती है, ये बात बिल्कुल गप है। क्रियार्थक क्रियाएं क्या होती है? क्रियार्थक क्रियाएं जो है, क्रियार्थक क्रियाओं का एक दूसरा नाम है, वो है संज्ञार्थक क्रियाएं। संज्ञार्थक क्रियाएं, क्रियार्थक क्रियाएं कभी भी, क्रियार्थक क्रियाएं कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आती। वाक्य के अंत में नहीं आती। वाक्य के अंत में नहीं आती है। क्रियार्थक क्रियाएं कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आती है। कहां आती है? वाक्य के आरंभ में आ सकती है, आरंभ में आ सकती है, या फिर मध्य में आ सकती है। मध्य में आ सकती है। अब आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा कि क्रियार्थक क्रियाएं होती क्या है। कोई भी मूल धातु जो है, उस मूल धातु का के साथ में जब ना रूप जोड़ देते हैं तब वो क्रियार्थक क्रिया होती है। कैसे होती है? तो ऐसे होती है, जैसे मैंने कहा रट के साथ में ना जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया रटना। ये रटना क्या है? ये क्रियार्थक क्रिया है। क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। अब यहां पर ये क्रियार्थक क्रिया जो होगी वो वाक्य के आरंभ में आएगी या मध्य। रटना अच्छा नहीं होता, रटना अच्छा नहीं होता, रटना अच्छा नहीं होता है। तो यहां पर होता है जो है वो क्रिया है, रटना जो है वो संज्ञा के स्थान पर काम आई है, इसलिए क्रियार्थक क्रिया है। और रटना, क्रियार्थक क्रियाएं सदैव याद रखोगे, मोस्ट, विशेष, नोट 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 नोट। क्रियार्थक क्रियाएं, क्रियार्थक क्रियाएं, क्रियार्थक क्रियाएं, क्रियार्थक क्रियाएं सदैव पुल्लिंग होती है। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव पुल्लिंग होती है। जितने भी साथी अभी देख रहे हैं पुल्लिंग होती हैं, वो इस बात को 5 बार बोलेंगे, अच्छा लगेगा। क्रियार्थक क्रियाएं, टहलना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। आगरा जाऊंगा में सकर्मक है या आकर्मक? हिंदी व्याकरण माला में प्रश्न संख्या 251 में कहां जाऊंगा? आगरा जाऊंगा। जाने का स्थान है, तो ये ध्यान रखो कहां जाऊंगा, इसमें कहां जो है, कहां से उत्तर आ रहा है तो वो अधिकरणी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये सकर्मक है। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? हाँ, ये था ना, कुछ बता रहा था मैं। हाँ, तो ये क्रियार्थक ये जो है स्त्रीलिंग में होती है, ये गलत है, पुल्लिंग में होती है। द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग बहुवचन में होता है। प्रिय मित्रों, द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद होते हैं, 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, 2 से अधिक पद, और इसलिए ये कहने सुनने की बात ही नहीं है कि द्वंद्व समास के समस्त पद जितने भी होंगे वह बहुवचन में होंगे। हाँ, बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव बुक भी है। प्रिय मित्रों, ये देखिएगा, बहुत शानदार पुस्तक है, और ये है हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला। संपूर्ण राजस्थान में, क्या भारतवर्ष में ये पुस्तक जो है उपलब्ध है, बाकी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। सर 11 बार बोला, बहुत बढ़िया, चलिएगा। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ, ई, इन, इका आदि स्त्रीवाचक प्रत्यय माने जाते हैं। देखो, जैसे अनुजा, जैसे अग्रजा, ये ध्यान रखना। लेकिन आ, गधा में आ नहीं है, गधा में आ प्रत्यय नहीं है, कुत्ता में आ प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखना कि आप तो आ प्रत्यय जहां पर आएगा स्त्रीवाचक माने जाते हैं। बिल्कुल अनुजा, अग्रजा। ई प्रत्यय, जैसे मैंने कहा नारी शब्द है, जैसे मैंने कहा नदी शब्द है, जैसे मैंने कहा जानकी शब्द है, जैसे मैंने कहा गौरी शब्द है, गौरी शब्द है, जैसे मैंने कहा पार्वती शब्द है, पार्वती शब्द है, जैसे मैंने कहा मैथिली शब्द है। अरे न जाने कितने शब्द नाच रहे हैं। इन, नाइन शब्द है, नाइन शब्द है, धोबिनी शब्द है, ये सारे के सारे स्त्रीवाचक होते हैं। इका, शिक्षिका, नायिका, नायिका, गायिका, इसका मतलब इसमें ये कोई शंका ही नहीं है, याद रखिएगा। विशेष, विशेष, विशेष। आ, आइन, इका, इया, ई, वंती, मंती, दा, त्रि, सभी स्त्रीवाचक प्रत्यय हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय हैं। और साथियों, ये जो है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, राधा कृष्णा से चंचल व चालाक है। आज के इस सत्र का अंतिम प्रश्न, पूजनीय जो शब्द है
पूज धातु में अनीय प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में जुड़ता है, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में जुड़ता है। पूजनीय ऐसे होता है पूजा करने के योग्य, पूजा करने योग्य, पूजा करने योग्य, यह शुद्ध शब्द है। क्या शुद्ध नहीं होता? पूज्यनीय शुद्ध नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई और प्रश्न है तो ये अंतिम प्रश्न है और सी आंसर आप लोग दे रहे हैं, देखता हूं क्या है। बिल्कुल, जब दो में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है वहां पर अपादान कारक होता है, सी होगा पक्कम पक्का। तो मित्रों चलिएगा, यह था आज का व्याख्यान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत आनंद के साथ जहां से हम जुड़े थे और जहां से मैंने शुरुआत की थी, वापस वही बोलता हूं, किसी भी उपलब्धि की शुरुआत जो है उसका आरंभिक बिंदु इच्छा होता है। यदि आग कमजोर है तो गर्मी भी कमजोर होगी, उसकी ऊष्मा भी नहीं होगी। इसलिए इच्छा को बलवान बनाएगा, बलवती बनाएगा, इच्छा को मजबूत बनाएगा, इच्छा की उपासना कीजिएगा। जिंदगी में हर वह चीज आप हासिल कर लेंगे जिसका आप अधिकारी है। मैं अभी 2 घंटे पहले किसी को फोन पे कह रहा था कि ये प्रकृति का नियम है कि यदि आप किसी चीज के योग्य बन गए हैं तो प्रकृति आपको ला करके जरूर देती है। प्रकृति एक यक्ष है, प्रकृति एक जिन है, प्रकृति एक राक्षस है और वह आपके वश में होती है केवल और केवल, केवल और केवल कर्म से, केवल और केवल लगातार लगे रहने से। लगातार लगा रहना है। न जाने कौन से कदम में आपकी सफलता छिपी है, अक्सर राही वहां से वापस लौट आते हैं, अगले कदम में सफलता मिलने वाली होती है और हम 99 कदम चल चुके होते हैं, बस एक कदम वह और था जिसकी तरफ तुम बढ़ते तो सफलता तुम्हारा वर्ण करती। दुर्भाग्य से हम वहां से लौट आते हैं जहां से हमें सफलता की अंतिम उस पायदान पर कदम रखना था। सफलता आपको वर्ण करने के लिए, आपको जो है सफलता आपको जो है उपहार देने के लिए वहां पर खड़ी थी, लेकिन हम लौट आते हैं। इसलिए ऐसी धधकती हुई इच्छा के साथ एक ऐसा युव वर्ग, ये हमारी संकल्पना होनी चाहिए। मेरा बहुत बहुत सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।